वेलकम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहित, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी बिहार। बस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अब सेकेंड ईयर में जाने वाले हैं। देखो, इस वीडियो में हम केमिकल बॉन्डिंग की एनसीईआरटी के लाइट्स देखेंगे। पहले आप देख लो कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं, केमिकल बॉन्डिंग में क्या एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो देखो 2023 में क्वेश्चन आया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन था और एनसीईआरटी के लाइन से इन्होंने 4 एस्टीमेट फ्रेम किए थे। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप खुद से आप एक बार ट्राई कर लो, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तो फिर इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो। बहुत ज़्यादा आपको टाइम भी लगेगा और गलत भी हो जाएगा, ठीक है। फिर 2023 में ही क्वेश्चन आया था, ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही था और ये भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखा था। और इस साल भी 2023-24 के अंदर भी आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो कि डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से फ्रेम हुए हैं और ये तो सॉल्व एग्जाम्पल से उठा के इन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया था, ठीक है। अभी इसको भी हम पढ़ेंगे, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर वहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से टू द पॉइंट आ जाते हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़ोगे उसको तो फिर आपका तैयारी उतना कंप्लीट होगा नहीं। और इस साल तो मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी से बस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री में भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो सबसे पहला 2 टॉपिक दे रखा है, लेविस ऑक्टेट रूल वाला जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम लास्ट में देख लेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दे रखा है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बहुत इजी भी है, उसको हम लास्ट में कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं आयोनिक बॉन्ड से और हम साथ में चलते चलेंगे। देखो, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो डायपोल मोमेंट है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। फिर हाइब्रिडाइजेशन जो है वहाँ पे वो भी पढ़ना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दे रखा है कि आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, इनका फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है। तो फॉर्मेशन कैसे होगा, कभी भी कोई भी न्यूट्रल एटम जो है जब वो पॉजिटिव केटायन और एनायन फॉर्म करेंगे, नेगेटिव एनायन फॉर्म करेंगे, उनकी फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है इस जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स है इनके अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है, यानी कि जो लैटिस है और जो क्रिस्टल कंपाउंड फॉर्म होंगे आयनिक कंपाउंड के, उन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो, कोई भी न्यूट्रल एटम है जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो केटायन का फॉर्मेशन होगा। और हमने अभी जस्ट पढ़ किया है लास्ट वीडियो में कि इसको बोलते हैं आयनाइजर एंथैल्पी। जो भी कोई भी न्यूट्रल एटम अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे केटायन का फॉर्मेशन होगा और ये होगा आयनाइजर एंथैल्पी। और कोई भी न्यूट्रल एटम जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तब जाके जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो आपको पता ही है कि आयनाइजर एंथैल्पी क्या है और ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फिर से वापस से रिपीट कर रखा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है। तो कोई भी गैस फेज में कोई भी एटम है, न्यूट्रल एटम है, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है, तो जो एंथैल्पी चेंज है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और इंडोथर्मिक हो सकता है। हमने डिटेल में बात किया था कि कब एक्सोथर्मिक होगा कब इंडोथर्मिक होगा, ठीक है। और आयनाइजर एंथैल्पी की बारे में बात करें तो आयनाइजर एंथैल्पी ऑलवेज इंडोथर्मिक होता है। अगर इस न्यूट्रल एटम से हमको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो हमेशा एनर्जी इसको देना ही पड़ेगा। तो आयनाइजर एंथैल्पी ऑलवेज इंडोथर्मिक होता है और ये एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक दोनों होगा, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है आपने वहाँ पे पढ़ाया था मैंने कि ये निगेटिव होता है ऑफ एनर्जी चेंज, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो निगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। और इसको कैसे आप समझ सकते हो वो भी मैंने बताया था। अब यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन बहुत ईजिली कब होगा, बहुत ईजिली आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा। अगर आपका आयनाइजर एंथैल्पी कम है, यानी कि बहुत ही कम एनर्जी देने के बाद अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे रहा है, यानी केटायन का फॉर्मेशन हो जा रहा है, तो मेरा इजली आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। या बहुत ही ज़्यादा निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, अगर मेरा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इसका बहुत ज़्यादा निगेटिव है, इस केस में आयनिक बॉन्ड बहुत ईजिली फॉर्म्ड होगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा लाइन दे रखा है, इसको याद कर लो, समझ लो, ठीक है। अब देखो, जो आपको पता ही है कि हाँ केटायन का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो जनरली केटायन का फॉर्मेशन जो है मेटेलिक एलिमेंट से होता है। मेटेलिक एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं केटायन का फॉर्मेशन होता है। जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो वो एनायन का फॉर्मेशन कराते हैं। और यहाँ पे जो है जनरली एक आयोनिक कंपाउंड के अंदर यही होते हैं, केटायन और एनायन होते हैं, ठीक है, एक मेटेलिक एक नॉन मेटेलिक। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन में दे रखा है अमोनियम जो है NH4+, यहाँ पे जो है दोनों जो है नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स ही होते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है, याद कर लो। अब देखो आगे हम पढ़ते हैं कि कोई भी अपना आयोनिक कंपाउंड है वो क्रिस्टलाइन होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। इनके बीच में जो है सारे आयंस के बीच में कोलम्बिक इंटरेक्शन होता है। और जैसे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा है NaCl का, ये आप याद कर लो। ऐसे तो हम लोग को डिटेल में पढ़ना था इसके स्ट्रक्चर के बारे में सॉलिड स्टेट में, लेकिन वो तो आपको पढ़ना नहीं है। तो यहाँ पे रॉक साल्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है NaCl का, ठीक है। यहाँ पे सोडियम कहाँ पे होता है और क्लोरीन कहाँ पे होता है, कॉर्नर्स पे होता है। इसके पोजीशन भी अच्छे से हम लोग को पढ़ना था, लेकिन अब उस सिलेबस से हट चुका है, ठीक है। अब यहाँ पढ़ रहे हैं कि जो आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड के अंदर सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी पॉजिटिव। देखो जैसे कि कोई भी आपने एग्जांपल हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं NaCl का, जो रॉक साल्ट का स्ट्रक्चर होता है उसका एग्जांपल पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है, सोडियम है और क्लोरीन है। पता ही है कि सोडियम केटायन फॉर्म करेगा, यहाँ से आयनाइजेशन एंथैल्पी का होगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ये मेरा आयनाइजेशन एंथैल्पी का दे रखा है।
फिर क्लोरीन जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसका है, इसका जो इंथैल्पी चेंज होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। उसका वैल्यू दे रखा है, इसका है 495.8 किलो जूल और इसका माइनस में है। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल जो ओवरऑल मेरा पॉजिटिव आ रहा है 147.1 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे दे रखा है कि अगर किसी भी आयनिक सॉलिड में अगर हम सम करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का और एनर्जी इंथैल्पी का, दोनों में एग्जांपल हम लिख रखा है, दोनों को ऐड कर दिए तो ओवरऑल जो है पॉजिटिव आएगा। तो कोई भी ऐसे तो आयनिक कंपाउंड अनस्टेबल होना चाहिए क्योंकि उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है बिकॉज जब भी आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, जिसके कारण से जो है हमारा क्रिस्टल का लैटिस जो है वो स्टेबल होता है। उसको हम लोग बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, जो हम लोग को आगे पढ़ना है इसको डिटेल में। ठीक है, लैटिस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। और ये जो है ओवरऑल रिलीज हो रहा है तो निगेटिव होता है, तो ओवरऑल जो मेरा है वो निगेटिव हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, हमको NaCl का एग्जांपल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम जो है यहाँ पे आयनाइजेशन इंथैल्पी दे रखा है इसका, जब और क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी दे रखा है। दोनों को ऐड किए तो पॉजिटिव आ गया। लेकिन यहाँ पे जब लैटिस का फॉर्मेशन होगा तो बहुत ज़्यादा मेरा एनर्जी रिलीज होगा जो कि -788 किलो जूल पर मोल है, जो कि ओवरऑल इसको निगेटिव बना देगा। द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस इज मोर देन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। जितना एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है उससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो ओवरऑल जो है हमारा निगेटिव हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो मेरा क्वालिटेटिव मेजरमेंट है, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ द आयनिक कंपाउंड, वो लैटिस फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। जो लैटिस इंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन जो है वहीं आपको इस आयनिक कंपाउंड को स्टेबल बनाता है। नहीं तो ओवरऑल तो एनर्जी पॉजिटिव आ रहा था मेरा दोनों को ऐड करने पे, आयनाइजेशन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंस है अपना लैटिस ऑफ फॉर्मेशन का। तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे लैटिस इंथैल्पी दे रखा है। अब लैटिस इंथैल्पी है क्या? तो देखो यहाँ पे तो हमने बोला कि जो लैटिस बनाने में जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो लैटिस ऑफ इंथैल्पी हो गया। उसके अपोजिट भी बोल दो तो चलेगा। लैटिस इंथैल्पी क्या होता है किसी भी आयोनिक सॉलिड का, और इसका डेफिनेशन याद करो। मैंने अपने जो प्रैक्टिस शीट बना रहा हूँ क्वेश्चंस का, उसमें मैंने इस क्वेश्चन को ऐड कर रखा है, मतलब एक टेस्टिस में भी आया था बहुत अच्छे कोचिंग के भी, उसको याद कर लो। जो लैटिस इंथैल्पी क्या होता है, लैटिस इंथैल्पी किसी भी आयोनिक सॉलिड के क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड आयोनिक, मतलब किसी भी आयोनिक कंपाउंड के अंदर 1 मोल आयोनिक सॉलिड आयोनिक कंपाउंड के अंदर उसके गैसेस कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करने में जो एनर्जी लगेगा। जैसे यहाँ पे आपको मान लो एक NaCl का दे रखा है, इसमें से हर एक मोल अगर NaCl है, अगर हर एक आयन Na+Cl- इसको रिमूव करने में जो एनर्जी लगेगा उसको बोलेंगे लैटिस इंथैल्पी। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो लैटिस ऑफ फॉर्मेशन जो था मेरा वहीं 788 किलो जूल पर मोल, यही हमारे यहाँ पे लैटिस इंथैल्पी होगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है आयनिक सॉलिड को। ठीक है, और ये 1 मोल NaCl को सेपरेट करने में जो एनर्जी लगा वही है। ठीक है, अब पढ़ते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं। और हाँ, अगर आपको सारे इस NCERT हाइलाइट्स के PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल प्रीमियम वाले को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स के NCERT हाइलाइट्स मैंने अपलोड कर रखे हैं। साथ में अब मैं लॉन्च कर रहा हूँ यहाँ पे, बहुत मेहनत से मैंने बहुत टाइम लगा के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शीट पे बनाया है हर चैप्टर का। जैसे केमिकल बॉन्डिंग है, इसमें आपके सबसे बेस्ट जो 40 क्वेश्चन है, मैंने बहुत मेहनत करके बहुत सारे कोचिंग के टेस्ट सीरीज से हर जगह से क्वेश्चन उठाया हुआ है। और आपको हर चैप्टर से आपको 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि आपके लिए बेस्ट होंगे। आपको एक सीट में आपका पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा और 100% क्वालिटी में सब कुछ मिल रहा है आपको। तो बस 99 रुपीज़ में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नाम सुन के लग रहा है बॉन्ड पैरामीटर्स, यानी कि किसी भी बॉन्ड को अगर हम कंपेयर करना है तो कौन कौन से पैरामीटर है जिस पे उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड रिड्यूसेशन इंथैल्पी, उस हमको पढ़ना है। ठीक है, तो पहले पढ़ना है बॉन्ड लेंथ। देखो बॉन्ड लेंथ फिर से हम लोग पीरियड टेबल में इसको अच्छे से पढ़ चुके थे, सारे टाइप्स के बॉन्ड को कैसे डायग्राम के साथ, ये सारे डायग्राम्स वहाँ भी थे। तो एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है। बॉन्ड लेंथ मतलब डिफाइंड है कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द 2 बॉन्डेड एटम इन ए मॉलिक्यूल, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर 2 बॉन्डेड एटम हैं, उनके दोनों के न्यूक्लियस के बीच में जो गैप है, यही मेरा बॉन्ड लेंथ हुआ। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कोवेलेंट रेडियस बता दो क्या होता है। तो कोवेलेंट रेडियस के बारे में अगर बात करें, मैं सिंपली बता देता हूँ। जैसे आपको देख लो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल कोई है AB, जिसमें एक एटम A है और एक एटम B है। दोनों का जो न्यूक्लियस के बीच में जो डिफरेंस है मेरा, ये हो गया बॉन्ड लेंथ, हो गया कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। और ये इस एटम का जो है रेडियाई होगा, ये R ये है, और इस एटम का जो कोवेलेंट रेडियाई है ये RB ये होगा। ये सिंपल होता है। ठीक है, NCERT में जो लाइन यहाँ पे यूज़ किया रखा है कि कोवेलेंट रेडियाई को कैसे मेजर करेंगे, तो ये होता है रेडियस ऑफ एटम कोर विच इज़ इन कॉन्टैक्ट। मतलब सिंपल बात है कि दोनों जो एटम का कोर का रेडियस जो होगा वही होता है कोवेलेंट रेडियाई। अगर मेरे एटम सिमिलर होंगे तो क्या होगा। जैसे यहाँ पे देख लो, ये एक मॉलिक्यूल दे रखा है।
ठीक है। और यहाँ पे दोनों एटम सिमिलर हैं, यहाँ पे दोनों एटम सिमिलर नहीं थे, एक छोटा था एक बहुत बड़ा था, तो हम रेडियस ले लिए। लेकिन अगर दोनों एटम अगर मेरे सिमिलर हैं, जैसे ये ए है और ये भी ए है, उस केस में क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है उसका हाफ कर देंगे, वही मेरा कोवेलेंट रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे लाइन दे रखा है। तो लाइन से वापस से पढ़ लेते हैं कि अगर कोई मेरा सिमिलर एटम्स है तो कोवेलेंट रेडियस जो होगा हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दी टू सिमिलर एटम, तो वही मेरा कोवेलेंट रेडियस हो जाएगा। अब वैन डर वाल रेडियस क्या होता है, तो वैन डर वाल रेडियस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लेते हैं। द ओवरऑल साइज ऑफ द एटम विच इंक्लूड द वैलेंस शेल। देखो यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ओवरऑल साइज ऑफ द एटम, ठीक है, पूरे एटम का ओवरऑल साइज इंक्लूडिंग दी वैलेंस शेल, वैलेंस शेल को इंक्लूड करके जो यूनिफॉर्म होता है उसको बोलते हैं हम लोग वैन डर वाल रेडियस। देखो नहीं समझा, ये लाइन समझ में आ जाएगा। वैन डर वाल रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दी टू सिमिलर एटम इन सेपरेट मॉलिक्यूल्स। देखो ये आप ये देखो समझ में आपको आ जाएगा। ये तो हो गया कोवेलेंट रेडियस। अब ये एक मॉलिक्यूल ये हुआ और ये एक मॉलिक्यूल ये हुआ, इन दोनों मॉलिक्यूल के इस एटम को ले रहे हैं हम और इस एटम को ले रहे हैं। इस एटम और ये एटम के दोनों के बीच में जो गैप है मेरा, ठीक है, दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो लेंथ है इनका अगर हाफ कर देंगे वही मेरा हो जाएगा वैन डर वाल रेडियस। जैसे अगर दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो मेरा लेंथ है ये है 360 पिकोमीटर, 360 है, इसका जो हाफ कर देंगे वही मेरा हो जाएगा वैन डर वाल रेडियस, और ये जो है 180 पिकोमीटर है। तो ये कोवेलेंट रेडियस हो गया और ये हो गया वैन डर वाल रेडियस। तो ये दोनों आपको इमेज बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया मेरा, ये भी दोनों हो गया। फिर आगे हमको पढ़ना है। देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे टेबल फॉर्म में दे रखे हैं, आपको इसमें क्या इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ। देखो इनमें आपको डाटा तो कभी नहीं याद करना है, आपको जो याद करना है ऑर्डर याद करना है खुद से। तो मैंने यहाँ पे कुछ जो टेस्ट सीरीज में आए हुए थे क्वेश्चन थे उनको फिल्टर कर रखा है। देखो यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन के बीच में तीनों केस दे रखा है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो पता है कि अगर नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा मेरा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेगा तो मेरा बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा और फिर बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, फिर ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। फिर अगर हम कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में कंपेयर करें, अगर डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। ये इंटरेस्टिंग केस है, आपको ये याद करना पड़ेगा। अगर कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है वो ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से। लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें कार्बन कार्बन और कार्बन नाइट्रोजन की, तो वहाँ पे कार्बन कार्बन जो है वो ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ। तो आपको एज इट इज़ इसको देख लेना है क्योंकि इसमें कोई लॉजिक है नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे आपको दे रखा है तो इसमें आपको क्या करना है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दे रखा है। तो आपको पता है कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेरा बॉन्ड लेंथ बढ़ता है क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, सिंपल। फिर HF, HCl, HBr, HI वही है, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेरा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा क्योंकि जो यहाँ पे फ्लोरीन है उससे बड़ा क्लोरीन होगा, उससे बड़ा ब्रोमीन होगा, उससे बड़ा आयोडीन होगा। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेरा साइज़ बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा। ठीक है, और कुछ नहीं इसमें। ठीक है, अब हमको पढ़ना है बॉन्ड एंगल। अब देखो बॉन्ड एंगल क्या होता है। देखो एंगल बिटवीन दी ऑर्बिटल कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड दी सेंट्रल मेटल। सिंपल समझो कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें दोनों ऑर्बिटल जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो, ठीक है, ऑर्बिटल कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, वर्ड जो यूज़ किया है ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि जो भी मेरे ऑर्बिटल है जिसमें कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में जो गैप है, जो एंगल है, वही मेरा है आपका बॉन्ड एंगल होता है। इन दोनों ऑर्बिटल के बीच में जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसके बीच में जो एंगल है फॉर्म हो रहा है। जैसे H2O केस में आप याद कर सकते हो इसको, ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपको होता है 104.5 डिग्री। ठीक है, कोई आपको बार बार एंसर में रिपीट किया हुआ है तो इसको आप देख लो। ठीक है, फिर बॉन्ड एंगल को कैसे हम मेज़र करते हैं, तो इसको पहले तो हम एक्सप्रेस करते हैं डिग्री के फॉर्म में। इसको डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं। और यहाँ पे वाटर का जो बॉन्ड एंगल दे रखा है HOH का वो आपको 104.5 डिग्री है। अब पढ़ना है बॉन्ड इंथैल्पी क्या होता है। देखो डिफिनीशन आपको समझना है, जैसे अब ये नेक्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे थर्मोडायनेमिक्स करेंगे तो आपको ये सब कुछ पढ़ना है, लेकिन आपको डिफिनीशन याद करना है। बॉन्ड इंथैल्पी क्या है, अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी कि एक मूल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी हमको चाहिए, वही होता है बॉन्ड इंथैल्पी। गैसियस स्टेट में दो एटम के बीच में एक मूल बॉन्ड को ब्रेक करने में जो इंथैल्पी चाहिए वो होता है बॉन्ड इंथैल्पी। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं किलो जूल पर मोल में। ठीक है, यहाँ पे जो आपके एग्जांपल्स दे रखे हैं वो ध्यान से देखो। H2 का दे रखा है, O2 का दे रखा है, N2 का दे रखा है। इन सब की आपको गिवन है कि हाँ सबका बॉन्ड इंथैल्पी आपको दे रखा है। ठीक है, तो हमको तो वैल्यू याद नहीं करना है, हमको क्या करना है, ऑर्डर याद करना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आया था जो कि इन्हीं तीनों को कंपेयर करके ऑर्डर पूछ रखे थे।
तो बॉन्ड इंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा N2 का होगा, फिर O2 का होगा, फिर H2 का होगा। देख लो, आप इनसे डाटा रिलेट कर सकते हो। अब यहाँ से एक हम चीज़ इंपॉर्टेंट रिलेशन याद कर सकते हैं कि लार्जर द बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन इंथैल्पी स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। जितना ज़्यादा मेरा बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन इंथैल्पी होगा, मतलब देखो अगर किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ रहा है, इसका मतलब कि बहुत बॉन्ड स्ट्रेंथ है। अगर आपके दोस्त के बीच में ताकत, अगर बॉन्डिंग बहुत अच्छा है तो उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करना पड़ेगा। तो वही बात है कि अगर ज़्यादा मेरा स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग है मॉलिक्यूल के बीच में तो बहुत ज़्यादा हमको बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन इंथैल्पी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और देख लो सबसे जो कम है इन तीनों में वो HCl का मेरा बॉन्ड इंथैल्पी सबसे कम है। तो आप ऐसे ऑर्डर आप खुद से लिख सकते हो, याद कर सकते हो। वैल्यू कभी नहीं इंपॉर्टेंट है इस सब में, आपको ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑर्डर देख लो और ये रिलेशन देख लो। अगर मान लो ये तो डायटोमिक हो गया, दो एटम के बीच में हो गया। अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, जैसे ये H2O हो गया, इसमें तो 3 एटम हैं और इसमें 2 बॉन्ड है, अभी तक सब में एक एक बॉन्ड था, तब फिर कैसे कंपेयर करेंगे। तो देखो अगर 3 एटम वाले हो मतलब पॉलीटॉमिक हैं, तो जैसे यहाँ पे है हमारा H2O, तो इसमें आपके देखो ध्यान से इस H2O में 2 OH बॉन्ड है, एक OH बॉन्ड ये हो गया और एक OH बॉन्ड ये हो गया। तो इन दोनों बॉन्ड का क्या बॉन्ड इंथैल्पी सेम होगा। अब आप खुद बताओ, एक H2O मॉलिक्यूल्स में क्या इस बॉन्ड, इसका बॉन्ड इंथैल्पी और इसका बॉन्ड इंथैल्पी दोनों का सेम होगा? नहीं, आंसर है नहीं। दोनों का बॉन्ड इंथैल्पी इसका और इसका दोनों का डिफरेंस होगा, वही हमको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन, अच्छा लाइन दे रखा है कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल है, आप सुन सकते हो इसको। जो इंथैल्पी नीडेड टू ब्रेक द 2 OH बॉन्ड इज़ नॉट सेम। तो इस H2O मॉलिक्यूल के अंदर जो हमको इंथैल्पी चाहिए इस और ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ये सेम नहीं है। ठीक है, दोनों डिफरेंट है। तो आपको यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल दिखे जा रहा है। ठीक है, जैसे कि पहला जो बॉन्ड तोड़ेंगे उसका जो एनर्जी है 502 किलो जूल पर मोल है, लेकिन जो दूसरा जो बॉन्ड तोड़ने जा रहे हैं इसका एनर्जी जो है 427 किलो जूल पर मोल है। तो साफ साफ दिख रहा है कि हाँ भाई, पहला बॉन्ड को तोड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा, दूसरे में बहुत कम लगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आखिर दोनों बॉन्ड में बॉन्ड एक, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल का है, बॉन्ड इंथैल्पी डिफरेंट इसलिए है बिकॉज दोनों का केमिकल इन्वायरमेंट चेंज हो जा रहा है। एक बॉन्ड तोड़ने के बाद दूसरा बॉन्ड इजीली टूट जा रहा है। ठीक है, यही रीज़न है हमारा कि C2H5OH और वाटर के बीच में है तो OH बॉन्ड ही, लेकिन दोनों का बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी डिफरेंट होगा। तो अगर हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स लें, ठीक है, जैसे हम इस H2O को लें, तो ओवर हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी क्या है। तो कैसे पता करेंगे, तो टोटल बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी बाय नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रोकन। जैसे यहाँ पे दोनों को हम ऐड कर दिए, पहला था 502 किलो जूल पर मोल और ये है 427 किलो, दोनों को ऐड कर दिए और फिर इसको डिवाइड करेंगे कितने नंबर ऑफ बॉन्ड को हम ब्रोकन कर रहे हैं। तो 2 बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं तो फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ओवरऑल जो आ जाएगा यही आपका होता है मीन, या कह लो या एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी बोल लो। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बॉन्ड ऑर्डर। देखो एक मेरी बात मान लो आप इसको बॉन्ड ऑर्डर को हम लोग अभी पढ़ लेते हैं, लेकिन इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एमओटी वाले टॉपिक में। वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना मैं आपको मतलब सेकंड्स में बता दूंगा कि आप कैसे बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूल देख के बता सकते हो कि क्या होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो पहले बॉन्ड ऑर्डर है क्या। तो बॉन्ड ऑर्डर होता है कि किसी भी 2 एटम के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड से हैं, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो होते हैं बॉन्ड ऑर्डर। जैसे कि H2 है, इस हाइड्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। O2 है, ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड होगा, 2 बॉन्ड होगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। नाइट्रोजन में आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। आपको जो याद करना है, आपको ये याद करना है कि जो CO है उसमें आपके कितने बॉन्ड ऑर्डर होते हैं, तो 3 होते हैं। ठीक है, ये याद कर लो। अब देखो ये आपको लाइन पढ़ लो, मैं आपको वादा कर रहा हूँ ये सब आपको एमओटी में बहुत अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, तो ये लाइन अभी समझ लो, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर मतलब आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको फ्लोरीन है और O2 2- है, यानी कि दोनों में जो है आपके वो 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन N2 14 इलेक्ट्रॉन होगा, CO इनमें भी 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा और NO प्लस इनमें भी 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। इन तीनों के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल सेम है, तो बॉन्ड ऑर्डर तीनों का सेम होगा जो कि 3 होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा वेट कर लो, एमओटी में आपको रटवा दूंगा एकदम फिंगर्स पे इसको। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। नीचे लिख रखा है कि विथ इंक्रीज इन द बॉन्ड ऑर्डर, अगर हम बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाएंगे, ठीक है, अगर हम बॉन्ड ऑर्डर को इंक्रीज़ करेंगे तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा
बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो फिर उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी इंक्रीज़ करेगा और बॉन्ड लेंथ कम होगा। वहीं यहाँ पे बहुत अच्छा लाइन दे रखा है, इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो देखो ये एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बॉन्ड ऑर्डर का एग्जांपल ये है वो है CO वाला। यहाँ पे आप इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर देख सकते हो, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। बाकी सब तो आप क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसे CO ही आएगा कि CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, और ये आपको फिंगर से बता सकते हो कि कितना होगा। अभी मैट्रिक बताऊँगा MOT के अंदर, ठीक है। तो ये आप रिलेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको रिलेशन देख लो कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या है, मतलब रिलेशन क्या है। अब आगे पढ़ते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में। देखो जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर था उसमें बहुत ही इनएडुकेट था, यानी कि उतना डिटेल में नहीं बताया कि हाँ कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स को लेविस डॉट स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है ओजोन का, O3 मॉलिक्यूल का, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख लो इस मॉलिक्यूल को देख लो, तो अगर हम इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ ऐसे बनेगा, लेकिन ये कम्प्लीटली सही नहीं है। क्यों नहीं है अब देख लो। देखो यहाँ पे आपकी ओजोन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है, इनका आप बॉन्ड लेंथ चेक करो। ये यहाँ पे 148 पिकोमीटर है और एक यहाँ पे है 121 पिकोमीटर। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड किए ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कितना होता है O3 मॉलिक्यूल के अंदर, तो ये आ गया 128 पिकोमीटर, यानी कि दोनों के बीच में आ गया, ना 148 था ना 121 था, दोनों के बीच में आ गया 128 पिकोमीटर। तो यानी कि ये दोनों तो फिर स्ट्रक्चर सही नहीं हुआ। तो ये जो आया था 128, ये आया था हमारा जो इन दोनों ही लेविस ऑक्टेट का जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा उसमें ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड हुआ था कि 128 जो है पिकोमीटर हमारा बॉन्ड लेंथ होता है, ठीक है। इसीलिए बोला गया कि हमारा ये जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर ये सफिशिएंट नहीं है, हमको एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना पड़ेगा सही प्रिडिक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही दे रखा है कि जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया मेरा रेजोनेंस का, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार कि जब भी हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर से सही तरीके से एक्यूरेटली किसी भी मॉलिक्यूल्स को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे, तब हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना शुरू किए। जो ये दोनों स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और ये जो स्ट्रक्चर है जो कि जिसके अंदर सही बॉन्ड लेंथ आ रहा है इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो यहाँ पे से आप दे रखा है कि जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है वो आपके हैं फर्स्ट और सेकंड, और जो थर्ड जो है ये हमारा है रेजोनेंस हाइब्रिड, जो कि आपके बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बताएगा। और ये इंटरमीडिएट इसका बॉन्ड लेंथ है इस सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच से, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा दे रखा है, देखो ये क्वेश्चन आपका जो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा था ये 2024 का जो क्वेश्चन था वो यहाँ से आया हुआ था। देखो यहाँ पे 3-4 स्टेटमेंट ये उठा लिए, जैसे ये देखो कि ओजोन के अंदर 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। मतलब क्वेश्चन था कि क्या इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो सही है, तो क्या ओजोन के अंदर 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है। गलत है, 2 हैं, ये तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है। और देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि रेजोनेंस को हम कैसे शो करते हैं, तो एक एरो से मतलब एक बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों साइड एरो बना देंगे, तो उससे हम रेजोनेंस को शो करते हैं। तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यानी कि 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा मेरा ओजोन का, और यहाँ पे था 3, तो ये गलत हो गया। अभी ये सब आगे हम पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट में। जो स्टेटमेंट होगा ये है फोर्थ स्टेटमेंट जो है कि CO3 का कितना जो है कैनोनिकल फॉर्म होगा, तो ये होगा 3 कैनोनिकल फॉर्म होगा, जो कि आपकी यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल में दे रखा था कि आप CO3 का बताओ रेजोनेंस बताओ। तो यहाँ पे साफ साफ NCERT में इसका 3 जो रेजोनेंस बनाया गया था, और यहाँ पे NCERT में गिवन भी था कि कैनोनिकल फॉर्म जो इसका है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे गिवन था यह बात, तो यही आपको नीट 2024 में उठा के पूछ दिया। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको NCERT के सॉल्व एग्जाम्पल्स तो करना ही करना है, चाहे वो कोई है, फिजिकल, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सबके। तो आपको सीधा यहाँ से क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे था, सिंपल था कि कैसे, बस कुछ नहीं, डी लोकलाइजेशन बॉन्ड करते हैं हम, और उसको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों के बीच में ये एरो डाल के करते हैं। तो ये 3 जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा CO3 का, और जो उसका कैनोनिकल फॉर्म होगा ये 3 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है कि CO2 मॉलिक्यूल में कितना इसका स्ट्रक्चर बता के दिखाओ। तो देखो ये स्ट्रक्चर यहाँ पेंसिल दे रखा है, और इसका कैनोनिकल फॉर्म कितना होगा या रेजोनेंस फॉर्म कितना होगा, तो इसका भी 3 ही होगा। तो आपको मेन यही याद करना है। एग्जाम में आपको बोलेंगे नहीं कि हम बना के दिखाओ, ये पूछ सकते हैं कौन सा गलत है, तो आप बस वो देख सकते हो। इसमें कि बस डी लोकलाइजेशन बॉन्ड करना होता है और कितना फॉर्म हो रहा है। तो CO3 का भी 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, या बोलो 3 कैनोनिकल फॉर्म है, और 3 कैनोनिकल फॉर्म मेरा ये CO2 का भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम दे रखा है यहाँ पे, अब कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स याद कर लो रेजोनेंस से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो रेजोनेंस जो है ये स्टेबलाइज करता है मॉलिक्यूल को, बिल्कुल सही बात है। जो सबसे इनमें स्टेबल जो हमारा मॉलिक्यूल है ये है
जो रेजोनेंस हाइब्रिड वाला है सबसे स्टेबल होता है। तो रेजोनेंस से मेरा स्टेबिलिटी आता है, क्योंकि जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो उसके पास कम एनर्जी होता है, यानी कि ज़्यादा स्टेबल, कम एनर्जी यानी कि ज़्यादा स्टेबल होगा। ये आपको बात पता ही होगा। कैनोनिकल फॉर्म से जो सबसे कम एनर्जी जो होता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड का होता है, इसलिए रेजोनेंस जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सेकंड, रेजोनेंस एवरेज द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक एज ए होल। देखो जो बॉन्ड लेंथ था वेरी कर रहा था, लेकिन रेजोनेंस में जो रेजोनेंस हाइब्रिड में जो बॉन्ड होता वही मेरा एक्यूरेट था, क्योंकि दोनों का बीच में इंटरमीडिएट था या एवरेज था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि एनर्जी ऑफ O3 रेजोनेंस हाइब्रिड इज लोअर देन द अदर। मतलब सिंपल बात बोल रहा है कि देखो कुछ नहीं, ये दोनों जो आपके ओजोन के ये दोनों कैनोनिकल फॉर्म है, इन दोनों का एनर्जी जो है इससे ज़्यादा ही होगा, और जो बॉन्ड का मेरा है उसका इंटरमीडिएट होता है मेरा रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर बॉन्ड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे मोर स्टेबल है, सबसे कम एनर्जी होगा, और इसका बॉन्ड जो है दोनों उसके इंटरमीडिएट में होगा। सिंपल। तो ये यहाँ पे हमारे 3 यहाँ पे जो मैंने अलग से लिख रखा है, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर पोजीशन ऑफ एटम जो है वो फिक्स्ड होता है। यहाँ पे जो है आपके कार्बन है तो सेंटर में ही रहेगा, ये नहीं कि यहाँ अगले रेजोनेंस के अंदर ये कार्बन साइड में चला गया, ऑक्सीजन बीच में आ गया, ऐसा नहीं होगा। कार्बन का जो लोकेशन है वो सेम होगा, तो जो पोजीशन होता है एटम का वो फिक्स्ड होता है। फिर इससे भी बहुत अच्छी अच्छी लाइन्स बनते हैं, याद कर लो। पहला लाइन कि जो कैनोनिकल फॉर्म है मेरा ये रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, जो रियल एग्जिस्टेंस है मेरा वो रेजोनेंस हाइब्रिड का है। तो जो कैनोनिकल फॉर्म है ये मेरा रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, हम खुद के समझने के लिए बताएं कि हाँ ऐसे ऐसे चेंज होता होगा। फिर कोई भी ऐसा इक्विलिब्रियम नहीं होता है, जैसे कि हम टॉटोमरिज्म में पढ़ते हैं कि कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म होता है, वैसा ये कैनोनिकल फॉर्म के अंदर रेजोनेंस नहीं होता कि हाँ ये बात से जब एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसका कोई इक्विलिब्रियम पे है नहीं वो। ठीक है, फिर जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल का मेरा सिंगल स्ट्रक्चर होता है वो है रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म जो है वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट हमको पढ़ना है वो है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। देखो यहाँ पे जो पहले हमको पढ़ना है फैजांस लॉ के बारे में पढ़ना है, जो आगे पढ़ेंगे, और फिर पढ़ना है हमको डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़ना है। इसमें हम पढ़ेंगे किसी भी बॉन्ड का कैसे हम डायपोल मोमेंट पोलैरिटी चेक करें। देखो कोई भी बॉन्ड जो है या कंपाउंड जो है आइडियल सिचुएशन में ही 100% आयोनिक होता है या कोवैलेंट होता है। रियलिटी में चेक करें तो कोई भी बॉन्ड या कोई भी कंपाउंड 100% आयोनिक और कोवैलेंट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ जो है आपके पार्शियलिटी होता है उसमें। ठीक है, जैसे कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम्स, जैसे यहाँ पे दे रखा है 2 हाइड्रोजन एटम मान लीजिए अगर हम, तो उसके बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड होगा यहाँ पे कुछ ना कुछ आपकी आयोनिक करैक्टर भी होगा। 100% जो है ये कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होगा, इसमें आयोनिक करैक्टर भी प्रेजेंट होगा। तो यही कहना चाह रहा है। ठीक है, जो कि आगे हम फजांस रूम में अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी देखो अगर 2 आपके सिमिलर एटम हैं, जैसे कि ये हाइड्रोजन हो गया, एग्जाम्पल दे रखा है H2O2 Cl2 N2 F2, इनके अंदर क्या होता है कि दोनों एटम सेम ही हैं। ठीक है, तो जो भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वली अट्रैक्टेड होंगे। भाई जितना ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उतना भी ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इक्वली जब अट्रैक्ट होंगे दोनों एटम्स, तो आपके यहाँ पे नेट जो रिजल्टेंट पोलैरिटी जो होगा वो नहीं होगा, डायपोल मोमेंट 0 होगा, और इसको बोलेंगे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर उसके अपोजिट एग्जांपल है कोई भी हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल का, जैसे कि HF, इसमें 2 एटम हैं, एक हाइड्रोजन है और एक फ्लोरीन है, दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हाइड्रोजन का बहुत कम है और फ्लोरीन का बहुत सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। तो जो फ्लोरीन जो होगा वो ज़्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कराएगा। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, फ्लोरीन पे माइनस डेल चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे प्लस डेल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा हमारा यहाँ पे पोलैरिटी है, तो इसको बोलेंगे हम पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो HH हाइड्रोजन है, मतलब कि जो अगर 2 सिमिलर एटम है जैसे H2O2 Cl2 N2 F2, तो अगर दोनों एटम सिमिलर है तो फिर मेरा इसको बोलेंगे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अगर हेटेरोन्यूक्लियर एटम है तो यहाँ पे उसको बोलेंगे हम लोग पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ये दोनों आपको डिफरेंस आएगा होगा। अब देखो डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो डायपोल मोमेंट को डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस। देखो सिंपल सा समझो कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि चलो ठीक है, मान लीजिए यहाँ पोलैरिटी है तो कितना है, अगर इसे दूसरे मॉलिक्यूल से या दूसरे कंपाउंड से कंपेयर करें जिसका पोलैरिटी उससे ज़्यादा है कि कम है, उसको कैलकुलेट करते हैं डायपोल मोमेंट से। कैसे करते हैं, तो चार्ज का प्रोडक्ट इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो होता है मेरा डायपोल मोमेंट निकलता है। ठीक है, और डायपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है मेरा वो है D/यूनिट, D से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1D इक्वल टू होता है, देखो इसको आप याद कर लो, 3.33 इंटू 10⁻³ सब 33 ही होगा, तो आप इसको ईजिली याद कर सकते हो। ठीक है, कूलम मीटर। तो क्या क्या करना है, डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए Q इंटू D करना है। Q यानी कि चार्ज और D जो है सेपरेशन हो गया उसका। ठीक है,
तो ये आपको हो गया डायपोल मोमेंट के बारे में। अब देखो जो वेक्टर डायपोल मोमेंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, आप फिजिक्स में पढ़े होगे बेसिक मैथमेटिक्स में कि ये मेरा वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। डायपोल जो है ये मेरे वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। अब कन्वेंशन के अनुसार से कैसे चले, ठीक है, कि डायपोल मोमेंट का जो कन्वेंशन है उसके अनुसार चले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। अगर कन्वेंशन के अनुसार से चले तो जो मेरा टेल होता है वो निगेटिव चार्ज की तरफ होना चाहिए, सेंटर की तरफ होना चाहिए, और जो हेड है वो मेरा पॉजिटिव सेंटर की तरफ होना चाहिए। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर जो हम लोग को पढ़ना है वहाँ पे पढ़ना है कि जो टेल है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ होना चाहिए, पॉजिटिव सेंटर की तरफ होना चाहिए, और जो हेड है वो हम मान के चलते हैं कि नेगेटिव सेंटर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल अपोजिट होता है। कन्वेंशन जो है डायपोल मोमेंट का उसको हम नहीं मानते हैं, हम जो मानते हैं वो आप याद करो, जैसे यहाँ पे मैंने HF लिख रखा है। तो डायपोल मोमेंट रिप्रेजेंट बाय दी, डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, ठीक है। जो भी मेरा हेड होगा एरो का वो निगेटिव एंड की तरफ होगा, निगेटिव सेंटर की तरफ होगा, या ऐसे बोल लो एरो ऑफ द हेड टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन है तो पता है कि हाँ फ्लोरीन का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो जो एरो का हेड होगा वो मेरा फ्लोरीन की तरफ होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव किस तरफ होगा, एरो जो है ऐसे होगा। तो कन्वेंशन को हम नहीं मानते हैं, केमिस्ट्री में जो है हम उल्टा यूज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस्ड एरो इज अपोजिट टू द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। जो डायपोल मोमेंट वेक्टर का जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है उसको हम नहीं मानते हैं, हम यहाँ पे केमिस्ट्री का अपना उसकी अपोजिट चलाते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ द शिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जो एरो वो बताता है आपको कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर शिफ्ट किया है, तो किधर शिफ्ट करेगा, जिधर मेरा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगा, जैसे यहाँ पे फ्लोरीन के पास है, ठीक है। और कन्वेंशन को नहीं मानते हैं हम, केमिस्ट्री जो है उसका अपोजिट होता है, ठीक है। अब मान लो कोई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, हमने क्या किया, दो सिमिलर एटम का देख लिया, दो हेट्रोन्यूक्लियर एटम का देख लिया मॉलिक्यूल का। अब कोई अगर मेरा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी कि उसमें जो है आपकी एक से ज़्यादा एटम है, दो से ज़्यादा एटम है पॉली एटॉमिक, जैसे कि यहाँ पे H2O, यहाँ पे आपके 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट होगा किस पे डिपेंड करता है, तो पहला डिपेंड करता है डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट ऑफ द बॉन्ड। जैसे कि यहाँ पे ये H2 है, तो इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट और इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उस पर डिपेंड करता है मेरा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, ऑन दी स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दी वेरियस बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल्स। फिर एक तो पहले डिपेंड कर गया पहला पॉइंट कि हाँ बॉन्ड का जो अपना इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट है उस पर डिपेंड करता है, और दूसरा डिपेंड करता है कि ये बॉन्ड कैसे, इसका स्पेशल अरेंजमेंट है कैसे, क्या ये दोनों बॉन्ड, एक मिनट, क्या दोनों बॉन्ड ये ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ है, या क्या दोनों बॉन्ड मेरा ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ है, या दोनों बॉन्ड मेरा ऐसे और ऐसे जुड़ा हुआ है, या दोनों सेम डायरेक्शन में जुड़ा हुआ है। तो इस बॉन्ड का स्पेशल अरेंजमेंट क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट डिपेंड करता है इंडिविजुअल बॉन्ड के डायपोल मोमेंट पे और फिर उनके स्पेशल अरेंजमेंट पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे H2 का एग्जाम्पल दिया है, H2 का बेंट स्ट्रक्चर होता है, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। और इस कैसे कैलकुलेट किए, तो देखो डायपोल मोमेंट इसका इतना कैसे आया, ठीक है। तो वो यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, कुछ नहीं, बस एंगल दे रखा है उसकी, तो हमको कैलकुलेट करना है इसका Q इंटू डिस करके, वो हमको नहीं पढ़ना है, बस इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे डिवाइस से कूलम मीटर में, वही है 3.33 इंटू 10⁻30 से करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे BeF2 है, तो पहले तो हमको डिपेंड करता है कि जो इंडिविजुअल बॉन्ड है उसका अपना डायपोल मोमेंट, फिर उसका कैसे वो अरेंज्ड है, उसका स्पेशल अरेंजमेंट कैसे है। जैसे यहाँ पे जो सेकंड था इसका स्पेशल अरेंजमेंट कैसे है, तो इसका दोनों का अपोजिट है, तो अपोजिट होने के कारण क्या होगा, नेट जो है रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। तो डायपोल मोमेंट ऑफ द BeF2 जो है जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, बिकॉज दोनों जो है इक्वल है और दोनों अपोजिट है, तो आपस में दोनों कैंसिल कर लेगा और नेट जो है हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर BeF3 इनमें कैसे होगा, देखो BeF3 का पहले आपको दिक्कत नहीं हुआ, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है अभी हम हाइब्रिडेशन में सीखेंगे प्रॉपर ध्यान से, तो आप उसका टेंशन मत दो कि BeF3 का स्ट्रक्चर तो हमको आता ही नहीं है, ठीक है। तो BeF3 का स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो BeF3 में पहले इसका स्ट्रक्चर हमको पता होना चाहिए कि ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि तीनों जो बॉन्ड है आपस में 120 डिग्री एंगल बनाते हैं। अगर आपका वेक्टर पढ़े हुए हो, बेसिक मैथमेटिक्स तो पढ़ ही लिए हो, तो अगर वो पढ़े हो तो आपको पता होगा कि तीनों का रिजल्टेंट जो है जीरो आता है। तीनों आपस में देखो कि ये ऐसे ही है, इस दोनों का रिजल्टेंट आपका मान लो ये आ गया, फिर ये और ये एक दूसरे से कैंसिल कर लेंगे, जैसे यहाँ पे दे रखा है, इस दोनों का रिजल्टेंट जो है ये आ जाएगा और फिर ये और ये कैंसिल कर देंगे और नेट रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा। तो डायपोल मोमेंट कुछ नहीं है, वेक्टर को बस आपको आइडिया होना चाहिए तो आपको ईजिली हो जाएगा, ठीक है। अब जो सबसे फेमस, जो कि इस साल 2024 में क्वेश्चन भी आया था,
कहाँ पे था ये स्टेटमेंट, ये था डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 और NH3 में कंपैरिजन किया हुआ था। एग्जैक्ट सेम लाइन एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ और ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ऐसी लाइन आपको छोड़नी नहीं है। देखो डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 और NF3 को कंपेयर करना है। पहले NH3 और NF3 का जो स्ट्रक्चर होता है अभी हम पढ़ेंगे जस्ट, ठीक है। शेप जो है उनका ये पिरामिडल शेप होता है, ठीक है। उसका आप टेंशन मत लो कि हाँ क्या इसका ज्योमेट्री होगा, क्या शेप होगा, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम एक लाइन में अगर बताते हैं कि हम जो पूरा डिस्कशन करेंगे वो है डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 ज़्यादा होता है डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 पे। अब ऐसा क्यों होता है वो पढ़ते हैं। NH3 का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा क्यों होता है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनमें क्या होता है, ये हमारे बॉन्ड पेयर हो गए, इनको बोलते हैं, जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इसको बोलते हैं ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट ड्यू टू लोन पेयर। यहाँ पे आपकी लोन पेयर है, इस लोन पेयर के कारण जो डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट ऑफ लोन पेयर, ठीक है। NH3 के अंदर क्या हो रहा है कि जो ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट है ड्यू टू लोन पेयर, यानी कि ये जो है सेम डायरेक्शन में है रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, यानी कि जो हाइड्रोजन, आपको तो पता है कि हाँ एरो किधर होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होगा, तीनों का एरो जो है इन की तरफ होगा, और इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो सेम डायरेक्शन में है आपके लोन पेयर के कारण जो डाइपोल मोमेंट है उसके कारण। तो एट द एंड जो रिजल्टेंट होगा उस सेम डायरेक्शन में होगा, कोई एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा, सारा रिजल्टेंट जो है जुड़ जाएगा। लेकिन NF3 में क्या होगा, NF3 में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन जो है मेरा ज़्यादा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसका एरो ऐसे होगा, और जो लोन पेयर वाला डाइपोल मोमेंट है इसका एरो ऐसे होगा। तो आपस में ये कैंसिल कर लेंगे और नेट जो है वो कम हो जाएगा। इसीलिए NH3 का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है NF3 से। और ये आपका इस साल क्वेश्चन भी आया था, स्टेटमेंट आया था इस लाइन से, ठीक है। देखो NCERT के 3-4 अलग अलग पेज से भी आपको स्टेटमेंट उठा के पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये भी क्वेश्चन आया था, मैं दिखा रहा हूँ आपको। पहले देखो मैं बोल रहा हूँ ना, कभी डाइपोल मोमेंट कभी नहीं याद करना है, भूल के भी नहीं याद करना। आपको जो याद करना है वो है वैल्यू याद करना है, सॉरी वैल्यू नहीं, मतलब इसका ऑर्डर याद करना है। देखो एक तो आप अभी पढ़ लिए NH3 ज़्यादा होता है NF3 से, फिर एक ये भी देख लो H2O ज़्यादा होता है H2S से, और एक ये तो बेसिक सा है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, HF, HCl, HBr, HI, इनका ऑर्डर देख लो। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डाइपोल मोमेंट डिक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है डिक्रीज कर रहा है। आपको जो याद करना है या देखना है ऑर्डर, ये देखना है सबसे ज़्यादा। अगर इन सबको कंपेयर करें हम, ठीक है, तो H2 का 0 है, CO2 का 0 होगा, BF3 का 0 होगा, CH4 का 0 होगा, CCl4 का डाइपोल मोमेंट 0 होगा। तो जिनका डाइपोल मोमेंट 0 है तो पहले आप उनको देख लो, उनको फिल्टर कर लो। फिर ये HCl, HBr, HI को तो आप देख लो, ये भी हो गया। इन सब के बचे हुए थे, इनको मैंने एक ऑर्डर में लिख रखा था अपने, ठीक है, बुक के अंदर, NCERT के अंदर ही। और जो मैंने नीट दिया था तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था 2023 के अंदर, ठीक है। सेम आपको ऑर्डर पूछ दिया था। अगर आप नहीं पढ़ गया हो तो भाई इसको नहीं कर सकते, आप गलत करोगे ही करोगे। इसीलिए ज़रूरी है कि कभी ऑर्डर याद करो, वैल्यू मत याद करो, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा सबसे ज़्यादा H2 का होगा, फिर HF का होगा, फिर NH3 का होगा, फिर HCl का होगा, फिर CHCl3 का होगा, ठीक है। आपको इसको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन ऐसे आते हैं और इस साल तो बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है। अब हमको जो पढ़ना है फजांस रूल के बारे में पढ़ना है डिटेल में। देखो ध्यान से, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी बॉन्ड जो है 100% कोवेलेंट नहीं होता, कोई भी बॉन्ड जो है 100% आयोनिक नहीं होता। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आयोनिक करेक्टर घुस जाता है और आयोनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट करेक्टर घुस जाता है। तो इसको एक्सप्लेन किया फजांस ने, कैसे किया वो हम सीखते हैं। देखो पहले बेसिक समझते हैं। ये मान लो कोई केटायन है आपका और ये कोई एनायन है, तो होगा कि केटायन जो है कुछ एनायन को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करेगा, और ये तो पहले ऐसे सर्कुलर में होगा, स्फीयरिकल होगा, लेकिन अपनी तरफ इसको डिस्टॉर्ट करेगा, कुछ अपनी तरफ थोड़ा सा आकर्षित करेगा, तो इसका शेप जो है डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो जितना ही ज़्यादा केटायन एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन उसका पावर है। तो पहले आप समझ लो कि पोलराइजेशन पावर ऑफ द केटायन होता क्या है। केटायन का ताकत एनायन को अपनी तरफ डिस्टॉर्ट करने की, वो हो गया पोलराइजिंग पावर ऑफ द केटायन। द एबिलिटी ऑफ द केटायन टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड द सील। बात समझ आ गया कि केटायन का ताकत, एबिलिटी, ताकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, उसी को बोलते हैं पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायन। जो पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायन है डिपेंड करता है चार्ज पे, और यूनिवर्सल रिलेशन होता है साइज से। जितना ज़्यादा मेरा चार्ज होगा इस केटायन पे, जितना ज़्यादा मेरा चार्ज होगा उतना ही ये नेगेटिव जो एनायन का क्लाउड है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, समझ गए। और इसका साइज जितना ही छोटा होगा, ध्यान से सुनो, केटायन का साइज जितना ही छोटा होगा उतना ही ज़्यादा वो एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो
पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायन डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल चार्ज पे, चार्ज ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पोलराइजेशन पावर होगा, साइज कम होगा तब जाकर पोलराइजेशन में ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लो, एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटाशियम और रुबिडियम सब केटायन अगर ले लें इनको, तो सबसे ज़्यादा साइज किसका है, रुबिडियम का, तो सबसे छोटा है पोलराइजिंग पावर होगा, क्योंकि चार्ज तो सबका सेम ही है, सब पे +1 है, तो साइज़ देखेंगे, साइज़ सबसे छोटा किसका है, लिथियम का, तो सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर लिथियम का होगा। ठीक है, अगर हम चार्ज को कंपेयर करें तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम इस पे +3 चार्ज आएगा, इस पे +2 आएगा और इस पे +1 आएगा, तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा। तो ये पोलराइजेशन पावर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आशा करता हूँ को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो एनसीईआरटी में दे रखा है फजांस रूल के बारे में वो देखते हैं। पहला, स्मॉलर द साइज ऑफ द केटायन एंड द लार्जर द साइज ऑफ द एनायन ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, यानी कि जितना ही केटायन का साइज छोटा होगा और जितना ही मेरा एनायन का साइज बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। ठीक है, जो यहाँ से भी साबित हो रहा है। नेक्स्ट दे रखा है ग्रेटर द चार्ज ऑन द केटायन, हाँ जितना ज़्यादा केटायन के ऊपर चार्ज होगा उतना ज़्यादा पोलराइजेशन पावर होगा। ठीक है, ये दोनों तो समझ आ जाता। जो ये वाला लाइन दे रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, इससे क्वेश्चन नहीं आया लेकिन जिस दिन आएगा मतलब आधे बच्चे गलत करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्या है अभी पढ़ते हैं। देखो जो केटायन है, ठीक है, जो सेम साइज़ के हैं और चार्ज के हैं, मतलब ट्रांजिशन मेटल के, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल के जो केटायन है इनका पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होता है नोबल गैस से, अल्कली मेटल से और अल्कलाइन अर्थ मेटल से। फिर से रिपीट कर रहे हैं, केटायन जो हैं वो ट्रांजिशन मेटल के यानी कि डी ब्लॉक के, तो कुछ उसमें एक्सेप्शन है उसको छोड़ दो। केटायन जो ओवरऑल बोल रहे हैं ट्रांजिशन मेटल्स के जो भी केटायन हैं इनका पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होता है नोबल गैस से, अल्कली मेटल से और अल्कलाइन अर्थ मेटल से। ठीक है, अब देखो जो आपके कौन कौन से फैक्टर हैं, यहाँ से एक अच्छा एमसीक्यू बन सकता है, कौन कौन से मेरे फैक्टर हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। कोई भी आयनिक बॉन्ड के अंदर कितना कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो कौन कौन फैक्टर डिपेंड करते हैं। तो पहला फैक्टर डिपोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन, दूसरा फैक्टर डिपोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। देखो दोनों वर्ड में डिफरेंस है। ये क्या है, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन, केटायन का पोलराइजिंग पावर, लेकिन एनायन के लिए हम वर्ड जो यूज़ करेंगे वो है पोलराइजिबिलिटी। ये कितना अपने तरफ पोलराइज कर रहा है और ये कितना पोलराइज हो रहा है, दोनों वर्ड में अंतर है। केटायन के लिए हमेशा यूज़ करेंगे पोलराइजिंग पावर और एनायन के लिए हमेशा यूज़ करेंगे पोलराइजिबिलिटी। ठीक है, और एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन यानी कि पोलराइजेशन ऑफ द एनायन। तो ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, केटायन का पावर, एनायन का कितना ये पोलराइज हो सकता है और कितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कितना पोलराइजेशन हो रहा है। इस तीनों पे डिपेंड करता है कि मेरा कितना कोवेलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा किसी भी आयनिक बॉन्ड के अंदर। तो ये था आपका फजांस रूल। ठीक है, अब देखो आगे जो है नाम पहले पढ़ो, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। नाम क्या है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, यानी कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्सन हो रहा है उस पर ये थ्योरी बेस्ड है। नाम से क्लियर हो गया। देखो जो लेविस कॉन्सेप्ट था मेरा वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स को, कि मॉलिक्यूल्स का शेप क्या होगा, तो उसको प्रेडिक्ट करने के लिए हम इसको इंट्रोड्यूस किए जो ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल का शेप बता रहा था। ठीक है, अब कैसे होता है वो पढ़ते हैं। ये किस पे बेस्ड है, तो नाम ही है कि ये रिपल्सन पे बेस्ड है, तो ये बेस्ड है मेरा रिपल्सिव इंट्रैक्शन पे बेस्ड है वैलेंस सेल के अंदर। ठीक है, इसके पोस्टुलेट क्या क्या है मैं बता रहा हूँ। पोस्टुलेट इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेरे टीचर तो ऐसे खड़े खड़े पूछ लेते थे, बताओ पोस्टुलेट बताओ। तो पहला पोस्टुलेट जो है वेस्फर थ्योरी का वो क्या है, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर। जो किसी भी मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पे H2O का दे रखा है, जो भी मेरा मॉलिक्यूल का यहाँ पे शेप है, जैसे H2O का जो शेप है वो डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अभी हम जो हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे तो आपको ये लाइन क्लियर हो जाएगा। शेप जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर पर रिपल्सन होगा, हम आपको अभी जस्ट कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे। ठीक है, तो इसको अपने से मतलब समझ में आपको आ जाएगा। शेप जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर पर डिपेंड करता है। दूसरा सेकेंड जो पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि द पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल रिपेल। देखो मतलब जो भी आपके इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है वैलेंस सेल में वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, और इनके रिपेल करने के कारण क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है वैलेंस सेल के अंदर ये ऑक्यूपाई करेंगे ऐसा शेप स्पेस में, ऐसा पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे ताकि रिपल्सन जो है मिनिमम हो। कोई चाहता है कि हाँ कम लड़ाई हो, तो जो भी, क्योंकि ये जो है निगेटिव जो पार्टिकल्स हैं आपस में रिपेल करेंगे और इनके रिपेल करने के कारण ये ऐसा पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे स्पेस में ताकि इनके बीच में मिनिमम रिपल्सन हो और मैक्सिमम डिस्टेंस हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो फोर्थ पोस्टुलेट है वो देख लेते हैं। ये सिंपल बोलता है कि वैलेंस सेल जो हैं
उसको हम स्फीयर की तरह लेते हैं। उसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो मतलब लोकलाइजिंग ऑन दी स्फेरिकल सरफेस प्रेजेंट है। मतलब कुछ नहीं बोला कि जो भी मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल है, उसको हम स्फेरिकल लेते हैं। ठीक है, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है फिफ्थ पोस्टुलेट ऑफ द वेस्पर थ्योरी। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या बोलता है? देखो, मल्टीपल बॉन्ड कहने का मतलब क्या है? मल्टीपल बॉन्ड का मतलब कहने का मतलब है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इट इज़ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। मल्टीपल बॉन्ड को हम ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर हो। ठीक है, ध्यान सुनो, जैसे मल्टीपल बॉन्ड को हम ऐसे ट्रीट करें जैसे कि सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, एंड द 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड्स आर ट्रीटेड एज अ सिंगल सुपर पेयर। तुम सोच रहे हो, अगर मल्टीपल बॉन्ड बोल दिए तो अगर डबल बॉन्ड होगा तो इसमें 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा इसमें 3 पेयर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड होगा। अब इसको हम बोलेंगे एज अ सिंगल सुपर पेयर। डबल बॉन्ड है तो सिंगल सुपर पेयर बोलेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको भी सिंगल सुपर पेयर बोलेंगे। मल्टीपल बॉन्ड है तो इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, इसको हम सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर से प्रेजेंट करेंगे। डबल बॉन्ड है तो उसमें 2 होगा और ट्रिपल बॉन्ड में 3 होगा, और इसको हम ऐसे बोलेंगे सिंगल सुपर पेयर। अगर नहीं सुना तो यहाँ पे देख लो। देखो, मैंने अलग से यहाँ पे ऐड कर रखा है कि वी हैव रिगार्डेड, ठीक है, ए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एज ए मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, और इसको हम बोल रहे हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्स्टिट्यूट डबल और ट्रिपल बॉन्ड टू शुड बी रिगार्डेड एज अ वन बिग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंस्टीड ऑफ 3 डिफरेंट पेयर्स। यानी कि जो भी मेरे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको हम सिंगल सुपर पेयर बोलेंगे। ठीक है, बहुत थोड़ा सा समझ में आप दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन आप याद कर लो इसको। ठीक है, ऐसा ही है। तो ये थे आपके पोस्टुलेट वेस्पर थ्योरी के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सिव थ्योरी के। जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें आपको पढ़ना ये है कि जो रिपल्सिव का ऑर्डर है, रिपल्सन का जो ऑर्डर है वो कैसे होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये आप स्ट्रक्चर ध्यान से देखो। सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है वो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में होता है। ये एक वाटर में ये एक लोन पेयर है और ये एक लोन पेयर है, तो सबसे जो ज़्यादा रिपल्सन होगा वो लोन पेयर के बीच में होगा। ठीक है, उसके बाद जो रिपल्सन होगा वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होगा। ठीक है, और सबसे जो कम रिपल्सन होगा वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होगा। बस यही है वेस्पर थ्योरी का। आपको एक लाइन में अगर बोलना होगा तो यही होगा, रिपल्सन का जो ऑर्डर होता है सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में, सबसे ज़्यादा। ठीक है, और उससे कम होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम जो होता है वो मेरा होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। ठीक है, तो ये रिपल्सन का ऑर्डर होता है, यही यहाँ पे ऑर्डर लिख रखा है। अब देखो आगे दे रखा है कि बताओ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या डिफरेंस है। सिंपल डिफरेंस है कि लोन पेयर जो है मेरा लोकलाइज्ड होता है सेंट्रल एटम के ऊपर, और बॉन्ड पेयर जो है मेरा वो शेयर्ड होता है बिटवीन 2 एटम्स। सेकेंड डिफरेंस क्या है, क्योंकि लोन पेयर लोकलाइज्ड होता है सेंट्रल एटम पे, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई द मोर स्पेस एज कम्पेयर टू द बॉन्ड पेयर, क्योंकि लोन पेयर जो है वो मेरा स्पेस में ऐसे प्रेजेंट है सेंटर, तो ये ज़्यादा स्पेस इतना ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन जो बॉन्ड पेयर है जो कि बॉन्डेड है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं, वो तो फिक्स्ड है तो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा। इन दोनों डिफरेंस हो गया। अब यहाँ से हम जो है ज्योमेट्रिकल इसका शेप जो है प्रिडिक्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको ये यहाँ पे नहीं बता सकता। देखो एनसीईआरटी में ये टेबल तो यहीं भी दे रखा है, लेकिन इसको जब हम हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे तब एक एक स्ट्रक्चर को लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो वहाँ पे हम पढ़ लेंगे। देखो वेस्पर थ्योरी जो है, जस्ट अभी 2 मिनट बाद पढ़ेंगे। तो वेस्पर थ्योरी में देखो ये इसका क्या एडवांटेज है कि इसने ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट किया, ठीक है, एक्यूरेटली, पी ब्लॉक के लिए, इस ब्लॉक के लिए, सबके लिए। लेकिन इसका क्या लिमिटेशन है वो दे रखा है कि ये थ्योरेटिकली जो है क्लियर था, लेकिन जो इसका रिपल्सन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्यूरेट नहीं है उतना। ठीक है, इसीलिए हम अब वीवीटी को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब पढ़ते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो लेविस का अप्रोच था और जो वेस्पर थ्योरी था ये दोनों फेल कर गए हैं। क्या क्या इनका लिमिटेशन था पहले वो पढ़ेंगे, फिर हम वीवीटी के बारे में पढ़ेंगे। देखो तो जो लेविस का अपना बताया था, उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है कैसे है, फिर डिफरेंस जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और बॉन्ड लेंथ, जैसे कि मान लो H2 है और F2 है, इन दोनों का बॉन्ड लेंथ क्यों डिफरेंट है, दोनों का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्यों डिफरेंट है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट, इट ऑल्सो गिव नो आइडिया अबाउट द शेप ऑफ द पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जो पॉली एटॉमिक जैसे H2 है उनका शेप क्या होगा ये भी नहीं बता पाए थे, इसलिए हम लेविस अप्रोच पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते थे। फिर हमारा आया वेस्पर थ्योरी आया, इन्होंने बताया कि ज्योमेट्री ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है, कि उनको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इन्होंने सिंपल मॉलिक्यूल्स का ज्योमेट्री तो बता दिया, लेकिन उसको थ्योरेटिकली जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, फिर हमारे यहाँ पे 2 आए, एक था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी,
फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि वीबीटी और एमओटी। तो हमको अब क्या करना है, यहाँ से पढ़ना है वीबीटी, फिर पढ़ेंगे एमओटी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं। देखो वीबीटी का डिस्कशन करने से पहले आपको कुछ कुछ चीज़ों को नॉलेज होना चाहिए, जो यहाँ पे दे रखा है। किसके किस पे बेस्ड है ये नॉलेज इनका, तो नॉलेज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, उनके बारे में पता होना चाहिए आपको। फिर ओवरलैप क्राइटेरिया ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं कैसे ओवरलैप करते हैं, इनके बारे में। फिर हाइब्रिडेशन क्या होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, उनके बारे में। और फिर जो प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन एंड सुपरपोजिशन, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स पे आपकी जो डिस्कशन हम करने वाले हैं वीबीटी पे, वो डिपेंड करता है, उस पर बेस्ड है, ठीक है। जो वीबीटी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये क्वालिटेटिव अप्रोच है, नहीं कि मैथमेटिकल अप्रोच, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि एक एटम मेरा ए है, हाइड्रोजन एटम है, और एक एटम बी है, ये भी हाइड्रोजन एटम है। दोनों बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। तो और इनके अंदर जो है, जो हाइड्रोजन एटम ए है, उनके अंदर जो हमारा न्यूक्लियस है उसको बोल रहे हैं हम एन ए, और उसका जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको बोल रहे हैं ई और ए, ठीक है। तो ए के लिए, बी के लिए बोलेंगे एन बी, और फिर बोलेंगे ई बी। तो ऐसे जो है हम दो हाइड्रोजन एटम को एज्यूम कर रहे हैं। देखो होगा क्या कि मैं आपको इस ग्राफ से बताता हूँ, ठीक है। जब ये दोनों हाइड्रोजन एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे तो आपस में एक दूसरे के लिए अप्रोच करना शुरू करेंगे। जैसे जैसे पास, अगर जब ये इनफाइनाइट दूरी पे हैं तो ना ही इन पे कोई इंट्रैक्शन नहीं लगा होगा, ना ही कोई अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा, ना ही कोई रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा। जब दोनों हमारे हाइड्रोजन एटम ए और बी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होंगे तो कोई इन पे इंट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, पास में आएंगे, तो इन पे अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स लगना शुरू होगा। अट्रैक्टिव फोर्स कैसे लगेगा, देखो जब दोनों पास में आएंगे तो भाई पता है कि पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव जो है, हो सकता है कि दोनों सेम एटम के ही हों, यानी कि ए एटम जो मैं बता रहा था हाइड्रोजन एटम का, उसी का न्यूक्लियस और उसी का इलेक्ट्रॉन आपस में अट्रैक्ट हो रहे हो, तो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। फिर दूसरा लग सकता है दूसरे एटम जो बी है उसका न्यूक्लियस और उसके इलेक्ट्रॉन के बारे में, यानी कि एन ए ई ए या एन बी ई बी, उनके बीच में लग सकता है। दूसरा जो मेरा अट्रैक्टिव फोर्स लग सकता है, ये लग सकता है एक एटम के न्यूक्लियस से और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से, जैसे एन ए ई बी और या एन बी ई ए। उसी तरह से हमारा रिपल्सिव फोर्स भी लगेगा, ये भी दो टाइप से लग सकता है। या तो एक ही एटम के बीच में, देखो रिपल्सिव फोर्स कब लगेगा, जब दो सेम चार्ज हैं उनके बीच में रिपल्सन होगा। या तो एक ही एटम के दोनों, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में, मतलब जैसे दो, एक ए हाइड्रोजन एटम में बी है, तो इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करेंगे, या इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस रिपेल करेंगे। तो एट्रैक्टिव फोर्स क्या हो सकता है, वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और फिर रिपल्सिव फोर्स क्या होते हैं, ये हो सकता है। अब ये जो एट्रैक्टिव फोर्स हैं, ये क्या करेंगे, दोनों एटम को साथ में लेके आएंगे, दोनों जो हमारे हाइड्रोजन एटम हैं उनको पास में लाने की कोशिश करेंगे, जो ये एट्रैक्टिव फोर्स हैं, ठीक है। और जो रिपल्सिव फोर्स है, वो दोनों हाइड्रोजन एटम को दूर लेके जाएंगे, उनको रिपेल कर देंगे। ये दोनों में डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसी को मतलब डायग्रामेटिकली दे रखा है, वो उतना इंपॉर्टेंट आपका ये है। ये ग्राफ जो है आप किसी भी कोचिंग का टेस्ट दे लो, अगर आप केमिकल बॉन्डिंग का उसमें क्वेश्चन है तो इस ग्राफ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। बहुत अच्छा ग्राफ है, इसको मैं आपको ढंग से समझाता हूँ, ध्यान से सुनते रहना। पहले मैंने इसको अलग से ऐड किया है। अगर मान लो आपको कुछ लार्ज डिस्टेंस पे दो हाइड्रोजन एटम हैं, तो इनके बीच में कोई आपके इंट्रैक्शन नहीं है, कोई अट्रैक्टिव फोर्स, कोई रिपेल फोर्स नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये पास में आएंगे वैसे वैसे जो है हमारा इन पे अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स दोनों लगना शुरू होगा। लेकिन जब ज़्यादा ये पास में आएंगे तब हमारा अट्रैक्शन जो है वो डोमिनेट करने लगेगा। पहले ये ग्राफ किसके बीच में है देख लो, ये जो है आपका वाई एक्सिस जो है एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, और जो एक्स एक्सिस है ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे ये पास में आएंगे, यानी कि जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो कम होते रहेगा, वैसे वैसे मेरा अट्रैक्शन फोर्स जो है वो डोमिनेट करेगा, ठीक है। और जब ये डोमिनेट करेगा तो आपका बॉन्ड एनर्जी जो है ये कम होगा, कम होगा, कम होगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा, यही इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। पॉइंट क्या है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पे आपका नेट अट्रैक्शन फोर्स इक्वल टू रिपल्सन फोर्स होगा, ठीक है। और इस पॉइंट पे आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, इस ग्राफ का जो पोटेंशियल दिख रहा है, इस ग्राफ का सबसे जो मिनिमम वैल्यू है इस पॉइंट पे है, तो मिनिमम पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा, ठीक है। और इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कि हमारा सबसे जो स्टेबल होगा, जैसे हाइड्रोजन एटम जो है हमारा स्टेबल किस पॉइंट पे होगा, इसी पॉइंट पे होगा। और बॉन्ड लेंथ जो हम डिटरमाइन करते हैं, जो वो इसी पॉइंट के लिए डिटरमाइन करते हैं। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, जो इस पॉइंट पे जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है ना, उसी को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन केस में होगा 74 पिकोमीटर। क्या होता है, इट इज़ द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ द टू एटम
विन नेट अट्रैक्शन फोर्स इज इक्वल टू नेट रिपल्सन फोर्स, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं मिनिमम ऑफ द ग्राफ से। यानी कि बॉन्ड लेंथ ऐसा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है जिस पे नेट अट्रैक्शन फोर्स इक्वल टू नेट रिपल्सन फोर्स होगा और जो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमा होगा, और इसको ग्राफ का मिनिमा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ग्राफ है, इसका मिनिमा क्या हुआ, ये पॉइंट हुआ, यही हुआ इसका बॉन्ड लेंथ। यहाँ पे एनसीईआरटी में दे रखा है 74 पिकोमीटर। तो इस ग्राफ को ऐसे पढ़ते हैं। एक बार तो इससे ये भी क्वेश्चन आता है कि बताओ बॉन्ड एनर्जी बता दो, तो हम कैसे फाइंड करते हैं, तो जो हाईएस्ट यहाँ पे है, ठीक है, जब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन पे जो एनर्जी है वो माइनस जो स्टेबल पॉइंट पे जो एनर्जी है उन दोनों को माइनस करेंगे, बी माइनस से तुम्हारा बॉन्ड एनर्जी आ जाएगा। तो इस ग्राफ के बारे में आप अच्छे से देख लो, यहीं आपसे पूछ सकते हैं कि कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो पहले दूर दूर थे, जैसे जैसे पास में आ रहे हैं वैसे अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करेगा, और एक ऐसा पॉइंट होगा जब दोनों मेरा सेम हो जाएगा, अट्रैक्शन इक्वल टू रिपल्सन, और उस केस पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, उसको मिनिमम ऑफ द ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं उसी चीज़ को यहाँ पे वर्ड में लिख रहे जो मैंने आपको समझा दिया। क्या है कि एक्सपेरिमेंटली जब हम पता किए कि मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यू अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर देन द रिपल्सिव फोर्स, जैसे जैसे हमारे दोनों एटम हाइड्रोजन के पास में आ रहे हैं वैसे वैसे हमारा अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करने लगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करने लगेगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और नेट फोर्स ऑफ रिपल्सन सेम हो जाएगा, और उस केस में मेरा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। उस पॉइंट पे जो है आपका स्टेबल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, और बॉन्ड लेंथ जो है हमारा उसी कोई इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को बोलते हैं, जो आपको मैंने यहाँ पे सब कुछ बता दिया, ठीक है। जैसे जैसे ये दोनों एटम पास में आएंगे इनका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा और अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करेगा, और इस पॉइंट को पे दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। फिर आगे पढ़ते हैं एनर्जी गेट रिलीज्ड, ठीक है। जैसे जैसे पास में आएंगे और एनर्जी रिलीज होगा और ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि एनर्जी कम होगा, जितना ही ज़्यादा एनर्जी कम होगा उतना ही स्टेबल होगा। आप ऐसे देख सकते हो, इस पॉइंट पे मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल होगा, जैसे हाइड्रोजन जो है इस पॉइंट पे मोस्ट स्टेबल है, यानी कि इस केस पे सबसे इसका मिनिमम एनर्जी होना चाहिए, तो है भी, ठीक है। तो वही हुआ कि जैसे जैसे दोनों एटम पास में आएंगे वैसे वैसे एनर्जी रिलीज होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा, और बॉन्ड इंथैल्पी बोलेंगे, जितना एनर्जी रिलीज हुआ बॉन्ड इंथैल्पी बोलेंगे। जैसे इस केस में आपको ये एनर्जी बोल रहे हैं ए और इसको बोल रहे हैं बी, तो आपको बॉन्ड एनर्जी होगा बी माइनस ए होगा। ये PIQ भी है, आप देख सकते हो, ठीक है। और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मिनिमम ऑफ द कर्व से, ठीक है। अब पढ़ना है कि ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता कैसे है। देखो जो भी आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये ओवरलैप करते हैं, ठीक है, मर्ज करके। फिर जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग मतलब समझ रहे क्या होता है, यानी कि जैसे दो बॉन्ड है, जैसे एक एस ऑर्बिटल अभी बात करेंगे और कोई पी ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ही ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग जो है बॉन्ड फॉर्म होगा। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, अभी हम देख लेंगे आगे, ठीक है। जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग, ग्रेटर द ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग से, ठीक है। अब देखो आगे पढ़ते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉन्ड। जैसे कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड है ये फॉर्म होगा ओवरलैपिंग से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है VBT की में दे रखा है कि VBT ने एक्सप्लेन किया था शेप एंड फॉर्मेशनल एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉन्ड। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं, इन्होंने शेप भी बताया था मॉलिक्यूल्स का, कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो भी बताया था, इसके डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ को भी बारे में बताया था, ठीक है। अब हमको पढ़ना है ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये जानना आपको जरूरी है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स है क्या। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में तो पढ़ना ही हमको, लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपको मेन जो है एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के बारे में पढ़ते हैं। एफ उतना भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है। मैंने ऐसे बना रखा है, ये स्फेरिकल है। आपको बार बार अब ऐसे पॉजिटिव और निगेटिव साइंस मिलेंगे, तो ये जो साइन है ये साइन ऑफ वेव फंक्शन है। इससे चार्ज से कंफ्यूज मत होना, ये कोई चार्ज नहीं है, ये साइन ऑफ वेव फंक्शन है, ठीक है। प्लस जो आप लिखे हुए हो, जो पी ऑर्बिटल होंगे वो आप में 3 टाइप के होंगे, PX, PY, PZ, और इनमें 2 लोब होंगे, ये डम्बल शेप्ड होंगे, और एक लोब पे पॉजिटिव और एक लोब पे नेगेटिव साइन होगा, या साइन ऑफ वेव फंक्शन होगा, चार्ज नहीं होगा, ठीक है। फिर आपके डी ऑर्बिटल आपको पता ही है कि 5 टाइप के होते हैं, 2 होंगे जिनमें कि लोब्स जो हैं एलोंग दी एक्स एक्सिस होंगे, जैसे ये हो गया और ये हो गया, इसको बोलेंगे DZ² और इसको बोलेंगे DX² - Y²। इसमें दोनों लोब जो हैं आपके, चारों लोब एक एक्स एक्सिस पे होगा और एक वाई एक्सिस पे होगा। फिर जो आपके डी ऑर्बिटल के 3 ऐसे होंगे जिनके जो लूप्स हैं वो बिटवीन दी एक्सिस है, जैसे कि एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है हमारे, यहाँ पे वाई और जेड के बीच में जो है और यहाँ पे एक्स और जेड के बीच में है, ठीक है। तो ये होंगे एस, पी और डी ऑर्बिटल। अब पढ़ते हैं इनका ओवरलैपिंग कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो ध्यान से ये आप डायरेक्शन देख लो कि एक्सिस बस देखते रहो, डी ऑर्बिटल इज ऑल अबाउट एक्सिस, यहाँ पे एक्सिस आपको ध्यान से देखना है सब कुछ, ठीक है। तो पहले ओवरलैपिंग करते हैं। तो ओवरलैपिंग आपका जब भी होगा तो देखो ऐसे तो 2 टाइप का होता है, आगे पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे एनसीईआरटी में दे रखा है कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ओवरलैपिंग होता है। डिपेंड करता है
साइन या फेज एंड डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ दी ऑर्बिटल, कि जो भी ऑर्बिटल है उसका साइन क्या है और उसका डायरेक्शन क्या है। ठीक है, देखो जो हम यहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया भी आपको, जो भी पॉजिटिव आपको दिख रहा है ये साइन ऑफ द वेव फंक्शन है, चार्ज नहीं है। वही बोल रहा है कि ये जो है साइन ऑफ द ऑर्बिटल है, वेव फंक्शन है, चार्ज से रिलेट मत करना इसको। ठीक है, सेम साइन फेज। देखो अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, जैसे ये हो गया आपका पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ये हो गया नेगेटिव ओवरलैपिंग। अगर सेम साइन के बीच में ओवरलैपिंग, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो रहा है तो बोलेंगे पॉजिटिव ओवरलैपिंग या इन फेज ओवरलैपिंग। ठीक है, एनसेटिंग दे रखा है कि अगर सेम साइन सेम फेज सेम ओरिएंटेशन में ओवरलैपिंग हो रहा है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो रहा है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ठीक है, अब देखो डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो आपको पता है, इतना बेसिक पता होना चाहिए कि जेड जो है हमारा ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो गया, दोनों के बीच में न्यूक्लियस के एक्सिस जो है वो जेड एक्सिस हो गया। और यहाँ पे मेरा जो है जो पी ऑर्बिटल है वो पी जेड है, यानी कि पता है जेड एक्सिस के लॉन्ग जो होगा वो पी जेड होगा। ठीक है, तो ये पी जेड अपना ओवरलैपिंग करे तो पी ओवरलैपिंग हो गया, ये एस और पी ओवरलैपिंग होगा। तो आप खुद बताओ, अगर कोई जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है पी ऑर्बिटल तो उसको कौन सा होगा, ये भी पी जेड ही होगा। अब जैसे ये हमारा साइडवेज ओवरलैपिंग है, ये कैसे होगा, जेड एक्सिस के जो हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस पे जो प्रेजेंट है इसको बोलेंगे पी एक्स ओवरलैपिंग होगा। आप डायरेक्शन ऐसे देख सकते हो, ये जेड एक्सिस हो गया, ये एक्स हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो जेड के परपेंडिकुलर है तो ये पी एक्स ओवरलैपिंग हो गया। पॉजिटिव पॉजिटिव का हो रहा है तो ये सब हो गया पॉजिटिव और इन फेज ओवरलैपिंग। ठीक है, और जेड एक्सिस के भी परपेंडिकुलर होगा और ये वाई डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस पे है तो पी वाई यहाँ पे होगा। मैं आपको बस आइडिया देना चाहता हूँ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के बारे में और जो भी आपके पी ऑर्बिटल दिख रहे हैं इनके बारे में। ठीक है, अब जो निगेटिव ओवरलैपिंग होगा वो अपोजिट साइन में हमारा होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से देखो, सब में ओवरलैपिंग हो रहा है प्रॉपर। ठीक है, चाहे साइन अलग है, यहाँ पे जो है पॉजिटिव निगेटिव के बीच में होगा, यहाँ पे पॉजिटिव के बीच में होगा लेकिन ओवरलैपिंग हो रहा है। जीरो ओवरलैपिंग क्या होता है ये आपको याद, ये एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में टेस्ट सीरीज में तो बहुत पूछते हैं जीरो ओवरलैपिंग के बारे में। जीरो ओवरलैपिंग तब होता है जब डिफरेंट ओरिएंटेशन हो, जैसे कि अगर यहाँ भी देखो एस और पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रहा था, मैं आपको यही बता रहा था, लेकिन यहाँ पे एस और पी ऑर्बिटल के बीच में नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा था। सेम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे दोनों था, लेकिन यहाँ पे सेम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे दोनों नहीं है। यहाँ पे जेड एक्सिस ये है और जो हमारा पी ऑर्बिटल है ये एक्स है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में होगा, फिर ये अब खुद ये जुड़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये कोई ओवरलैपिंग हुआ ही नहीं, तो ये जीरो ओवरलैपिंग हुआ। और यहाँ पे देखो ये है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जेड एक्सिस हो गया, ये एक्स हो गया, एक्स ऐसे हो गया और वाई जो है अंदर चला गया, तो फिर ये ओवरलैपिंग होगा ही नहीं। खुद आप इमेजिन करो, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आप देखो कि ये एक्स में है और ये जेड एक्सिस है और वाई कुछ इसके परपेंडिकुलर ऐसे घुसा हुआ है, तो फिर ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा। तो जीरो ओवरलैपिंग एग्जाम्पल देख लो, ये है और ये है, ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग या निगेटिव ओवरलैपिंग। ठीक है, तो आगे अब पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ दो। देखो दो टाइप के ओवरलैपिंग होते हैं, एक होता है हमारा हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है, और एक होता है हमारा जिससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और दूसरा जो है हमारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वो होता है कोलेटरल और साइडवेज ओवरलैपिंग। पहले हम पढ़ते हैं सिग्मा बॉन्ड वाले ओवरलैपिंग से, तो इसको इंड टू इंड ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, देखो आप इस डायग्राम को देखो, ये है और इसका हेड है, ये दोनों जो ओवरलैप करेगा तो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा या इंड टू इंड ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, इसमें जो ओवरलैपिंग होता है ये एलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होता है। पहले बताओ ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है क्या, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, जो मतलब एक्सिस है जिसपे कि दोनों के न्यूक्लियाई हैं वो हो गया इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो गया। तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के एलोंग इनका ओवरलैपिंग होता है, इंड टू इंड होता है या हेड टू हेड होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, और इसमें इसको बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग, इंड टू इंड ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, और इससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ये एलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल कैसे कैसे होता है, एस ओवरलैपिंग हो सकता है, जैसे ये एक इस ऑर्बिटल है और ये एक इस ऑर्बिटल है, दोनों बीच में ये ओवरलैपिंग हो गया। और ये एस पी ओवरलैपिंग हो सकता है, जैसे ये इस ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है, इनके बीच में हो सकता है। फिर पी पी ओवरलैपिंग हो सकता है, जैसे ये पी ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है, इनके बीच में ओवरलैपिंग हो सकता है। ठीक है, और ये आप देख लो सब में एलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। ठीक है, अब जो मेरा सिग्मा बॉन्ड वाला ओवरलैपिंग है इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है। अभी के लिए याद कर लो, अभी आगे जस्ट पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सिग्मा बॉन्ड में मेरा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है। अब जो मेरा पाई बॉन्ड वाला ओवरलैपिंग है इसके ठीक अपोजिट होगा। ये क्या था, मेरा एलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस था, ये परपेंडिकुलर होगा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर इसका ओवरलैपिंग होगा।
एक्सिस रिमेन पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। आपको अभी मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है, लेकिन ओवरलैपिंग जो है इसके परपेंडिकुलर हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग जो है ये मेरा परपेंडिकुलर हो रहा है, ठीक है। जैसे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहाँ पे मेरा जेड एक्सिस है और जो ऑर्बिटल है वो पी एक्स पी एस है, और इनके बीच में ओवरलैपिंग मेरा परपेंडिकुलर हो रहा है, ठीक है। यही मेरा है पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग या परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग, जो बोल लो आप, ठीक है। और इनके ओवरलैपिंग से ऐसे ही मेरे ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। देखो अब यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को कंपेयर कर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ध्यान से सुनो। स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड जो है ये बताता है कितना ओवरलैपिंग है, इसका स्ट्रेंथ क्या है, इसका ताकत कितना है। तो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं जो हमारा सिग्मा बॉन्ड है इनमें ज़्यादा ओवरलैपिंग होता है तो इनका ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। इसलिए मेरा सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा होता है पाई बॉन्ड से। ये मैंने एक्स्ट्रा लिख रखा है। अगर सिग्मा बॉन्ड की तरह कंपेयर करें तो आपके 3 टाइप की ओवरलैपिंग हो रहे हैं, एस एस, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं एस पी और पी पी। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो होता है हमारा पी पी में होता है, फिर एस पी में होता है, फिर एस एस में होता है, ठीक है। और ये मोर डायरेक्शनल होता है और ये लेस डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो ये इतना ही था। फिर आगे बोला अगर मल्टीपल बॉन्ड्स हमारा है, ठीक है, तो उसमें आपके पाई बॉन्ड्स एक्स्ट्रा जुड़ते जाएंगे। जैसे आपको मान लो डबल बॉन्ड है तो एक तो आपको सिग्मा बॉन्ड होगा ही होगा, दूसरा जो है पाई बॉन्ड होगा। अगर 3 मेरा ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और 2 इसमें पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। वही यहाँ पे बोल रहा है। लेकिन ये स्ट्रेंथ का ऑर्डर देख लो और किस पे डिपेंड कर रहा है वो देख लो। सिग्मा ज़्यादा होता है पाई से, ये इंपॉर्टेंट है। देखो पहले पता करना है हाइब्रिडेशन है क्या। तो ये है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी। जैसे एस और पी ये 2 ऑर्बिटल हैं, इनके इंटरमिक्सिंग से ये दोनों मिल के जो फॉर्म होंगे उसको बोलेंगे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। ये होता है। अब अगला लाइन है कि ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल इन शेप और एनर्जी। देखो चाहे एस और पी ये दोनों कंबाइन करके फॉर्म हो, लेकिन जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उन सबके शेप भी सेम होगा और सबकी एनर्जी भी सेम होगा, ठीक है। और ये हम क्यों करते हैं, आखिर हाइब्रिडेशन इतना करना क्यों पड़ा, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है इनमें मिनिमम रिपल्सन होता है और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगा, ठीक है। इनमें रिपल्सन मिनिमम हो, इसीलिए जो भी ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो फॉर्म करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। आगे है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स। जितनी ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। जैसे यहाँ पे एस और पी 2 ऑर्बिटल कंबाइन हुए हैं तो 2 ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। तो ये सारे पॉइंट ये थे। अब जो भी ऑर्बिटल मिक्स करते हैं ये तो हाफ फील्ड हो सकते हैं या फुल फील्ड हो सकते हैं या फिर वैकेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो मुझे लास्ट में बताना चाहिए था लेकिन मैं इसको पहले ऐड किया है। देखो क्योंकि शेप, ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर ये तीनों जो है सेम है, एनसीईआरटी में क्लियरली दे रखा है। आप कंफ्यूज ना हो, जैसे क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड दी शेप या फाइंड दी ज्योमेट्री, तो आप फिर कंफ्यूज होते हो। तो शेप, ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर तीनों जो है बिल्कुल सेम है। और ये पूछ दे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, तो ये डिफरेंट होता है। अभी हम सबको कैलकुलेट करके देखेंगे। जैसे H2 है तो H2 का बोल दे शेप, ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर क्या होगा, तो बेंट और एंगुलर होगा। और ये बोल दे कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम क्या होगा, फिर वो टेट्राहेड्रल होगा। हम अभी यही देखेंगे पूरे में कि कैसे आप सेकेंडों में आप कैलकुलेट कर पाओ कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा और ज्योमेट्री क्या होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले हमको ये पता करना है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइजेशन और उनके अरेंजमेंट, ये सारे के टेबल कैसे, इसको आप अगर अच्छे से समझ गए, ठीक है, तो आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एस ब्लॉक पढ़ लो, पी ब्लॉक पढ़ लो, डी ब्लॉक पढ़ लो, वहाँ पे आपको ये बहुत बार यूज़ होगा और इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से करके जाओ। देखो पहले दे रखा कि अगर मान लो हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, एस पी होगा, ठीक है। अब एंगल जो है एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दे रखा है, तो एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे एस पी है तो इसका एंगल जो है 180 डिग्री होगा और अरेंजमेंट जो है लीनियर होगा। अगर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो हाइब्रिडेशन जो होगा sp2 होगा। देखो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो जो मिक्सिंग जो होंगे, एक एस का और 2 पी का, यानी कि 1 और 2 3, ठीक है। अब देखो इसको बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। इनका जो अरेंजमेंट होगा ये होगा ट्राइगोनल प्लेनर और ये एंगल 120 होगा, 120 होगा 3, ठीक है। तो एंगल देखते जाना अच्छे से। अगला है 4। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हैं तो हाइब्रिडेशन जो होगा sp3, यानी कि एक एस का होगा और 3 पी ऑर्बिटल होंगे। जो इनका ज्योमेट्री होगा या अरेंजमेंट बोल लो, ये टेट्राहेड्रल होगा और एंगल जो होगा 109 डिग्री 28 मिनट। ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट्राहेड्रल का होता है और ये 6 ऐसे एंगल होंगे, ठीक है। अब आगे देख लो, ये है 5th। अगर 5 और हाइब्रिड ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो जो हाइब्रिडेशन होगा sp3d होगा, यानी कि एक एस का, 3 पी का और एक डी का, ठीक है, ये होगा। और इसका जो अरेंजमेंट होता है ये होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यानी कि एक प्लेन में जो है ये 3 ऑर्बिटल होंगे और 2 जो हैं एटम जो भी कंबाइन होंगे वो इससे परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि एक प्लेन में 3 और 2 इसके परपेंडिकुलर, इसलिए ट्राइगोनल, यानी कि एक प्लेन में 3
बाई पिरामिडल, दो पिरामिडल होंगे जो परपेंडिकुलर होंगे। 120 एंगल कितने होंगे, 3 होंगे। 90 डिग्री एंगल 6 होगा और 180 डिग्री एंगल 1 होगा जो इसके बीच में होगा। ठीक है, अब देखो ये sp3d जो कंबाइन हुआ है, तो ये d ऑर्बिटल कौन सा है। जैसे आपको पढ़ना होगा कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो ये जो है ये डी जेड स्क्वायर है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इससे आता है। ठीक है, टेस्ट सीरीज के अंदर। नेक्स्ट देखा है अगर 6 है, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 है तो हाइब्रिडेशन जो होगा sp3d2 होगा। जो अरेंजमेंट होगा ऑक्टाहेड्रल बोल लो या स्क्वायर बाई पिरामिडल बोल लो। स्क्वायर क्यों, क्योंकि एक प्लेन में 4 लाई करेंगे और 2 जो हैं इसके परपेंडिकुलर होंगे। तो आप इसको 6 को 4+2 बोल सकते हो, यानी कि 4 एक प्लेन में और 2 परपेंडिकुलर। ठीक है, और फिर ये d2 जो है ये कौन से ऑर्बिटल होंगे, तो देखो कैसे याद करना है। पहले जो है डी जेड स्क्वायर आएगा, फिर sp3d2 में डी जेड स्क्वायर तो होगा ही होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी ऐड हो जाएगा। अगर 7 है यानी कि 5+2, 5 जो है एक प्लेन में होगा, 2 जो है इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा sp3d3। फिर इसको इसमें डी ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई या डी वाई जेड, डी एक्स जेड बोल लो। ठीक है, तो ऐसे आपको याद करना है और इसको बोलेंगे पेंटागोनल बाई पिरामिडल, क्योंकि एक प्लेन में 5 है और बाई पिरामिडल यानी कि 2 इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, और एंगल जो है 90 डिग्री, 180 और 72 डिग्री होते हैं। बस ये देख लो एक बार। अब है ये होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर भी इसको बहुत यूज पड़ता है। ये हमको पढ़ना है DSP2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। इसका जो ज्योमेट्री होता है ये होता है स्क्वायर प्लेनर और एंगल जो है 90 डिग्री होता है। और ये जो डी ऑर्बिटल है ये कौन सा होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको तो आप अलग से नोट कर लेना, ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। इसके बाद तो अब हम फाइंड करेंगे जो बेस्ट ट्रिक है। मतलब बहुत सारे टीचर भी यही बताते हैं और मेरे खुद के टीचर ने बहुत अच्छे से आप किसी भी क्वेश्चन को आप सेकेंडों में कर सकते हो। जो करना ये है कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हमको पूछ दे, जैसे ये पूछा है क्वेश्चन है कि SnCl6-2 में क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। ठीक है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेना है। जैसे कोई भी कंपाउंड है, जैसे SnCl6-2 है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसको 8 से डिवाइड कर देंगे। जो क्वेश्चन आया वो होगा हमारा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, और जो रिमाइंडर बचा उसमें अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा नंबर ऑफ लोन पेयर। बस हमको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ही कैलकुलेट करना होता है। अगर वो फाइंड हो गया तो फिर किसी भी स्ट्रक्चर का हम तुरंत बता देंगे। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होते हैं। जैसे यहाँ पे हम 10 से 12 आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा देंगे तो आपको एकदम फिंगर्स हो जाएगा। ये देखो, सबसे पहले जैसे SnCl6-2 है, तो जितने भी ये कार्बन की फैमिली है, ग्रुप 14 की फैमिली है, इन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। तो SN में होगा 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में होगा 7 और 7 × 6 42 प्लस, अब देखो -2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एडेड है, तो यानी कि इसको हम ऐड करेंगे यहाँ पे और फिर उसको 8 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे वो टोटल हो गया ये 48/8 यानी कि 6। ठीक है, तो अब मेरे आ गया यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है 6 हैं, लोन पेयर जो है 0 है, यहाँ पे लोन पेयर जो है वो 0 है क्योंकि कोई रिमाइंडर नहीं बचा। बॉन्ड पेयर जो है वो मेरे 6 हैं, तो फिर हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका sp3d2। ठीक है, और जो इसका स्ट्रक्चर बोलो, ज्योमेट्री बोलो, शेप बोलो, ये होगा ऑक्टाहेड्रल। अब ये ऑक्टाहेड्रल कैसे आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम एक एक याद करा देंगे। देखो जैसे XeO3 है तो जेनॉन का जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, ऑक्सीजन का 6 है, 6 3 × 18/8 और ये हो जाएगा 26/8। और देखो अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 तो क्वेश्चन आया, लेकिन रिमाइंडर जो बचा यहाँ पे 2 बचा, फिर 2 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा 1। तो यहाँ पे लोन पेयर कितना हुआ, 1, बॉन्ड पेयर sp3 हाइब्रिडेशन हुआ और 1 लोन पेयर है। तो इसको अब डिटेल में याद करेंगे कैसे इसको याद करना है। तो 1 लोन पेयर होगा तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा पिरामिडल। ठीक है, ऐसे हम फाइंड करेंगे। अब कैसे पता करेंगे कि 1 लोन पेयर है तो फिर पिरामिडल हुआ, 2 लोन पेयर होता है तो फिर क्या होता। ठीक है, यहाँ पे एक भी लोन पेयर नहीं तो ऑक्टाहेड्रल है, बस यही याद करना है। ट्रिक बिल्कुल सिंपल है, आप क्वेश्चन निकाल लो, उससे बॉन्ड पेयर हो जाएगा, रिमाइंडर में से 2 से डिवाइड कर दो तो लोन पेयर हो जाएगा। अब कैसे इसको याद करना है, तो देखो ये टेबल आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से याद कर लो, इसके सिवा आपको कुछ नहीं चाहिए। देखो अगर हाइब्रिडेशन जो है sp है यानी कि बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 0 है, तो लीनियर होगा अरेंजमेंट और शेप, ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर ये भी लीनियर होगा और ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये याद मत ही करो, बस आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अगर हाइब्रिडेशन sp2 है, बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 0 है तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ठीक है, और शेप, ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर भी सब वही होगा। लेकिन 1 लोन पेयर है यानी कि
एक लोन पेयर होने से, देखो ट्रायगोनल लोन पेयर ऐसे हो गया, लेकिन एक लोन पेयर होने के कारण ये लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर जो है बेंट हो जाएगा या वी शेप्ड हो जाएगा, वी के शेप में होगा, ठीक है। अब देखो अगर हैबिटेशन sp3 है, अगर 0 लोन पेयर है तो टेट्राहेड्रल होगा, एक लोन पेयर है तो पिरामिडल होगा, 2 लोन पेयर हो गया तो वीवेंट हो गया, 3 लोन पेयर आ गया तो लीनियर होगा। और ये इसके एग्जाम्पल्स है। तो इसको हम अब डिटेल में देखते हैं sp3 हैबिटेशन को। देखो जैसे यहाँ पे sp3 हैबिटेशन, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल टोटल कितने होंगे 4, एक s का और 3p का, तो 4 होंगे। देखो अगर लोन पेयर 0 है तो होगा टेट्राहेड्रल और बॉन्ड पेयर होगा 4, 1 2 3 4। अगर एक लोन पेयर आ गया यानी कि ये हो जाएगा पिरामिडल, ये यहाँ पे एक लोन पेयर दे रखा है और बॉन्ड पेयर 3 है, ठीक है। ये इसके एग्जांपल भी देखते जाना। और ये यहाँ पे एंगुलर, यानी कि यहाँ पे 2 अगर लोन पेयर आ गया तो फिर ये लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा एंगुलर। अगर यहीं पे 3 लोन पेयर आ जाए तो फिर ये लीनियर हो जाएगा। तो बस देखो कैसे लोन पेयर आने से स्ट्रक्चर जो है चेंज हो रहा है, बस इसको याद कर लो, रटो मत। टेट्राहेड्रल, फिर एक आ गया पिरामिडल, 2 आ गया एंगुलर, 3 आ गया लीनियर, sp3 हैबिटेशन के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है sp3d का। टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 है तो होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एक लोन पेयर आ गया सीसॉ, सीसॉ भी हम डिटेल में देखेंगे सीसॉ कैसे स्ट्रक्चर होता है। 2 हो गया तो टी शेप हो जाएगा और 3 हो जाए तो लीनियर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से sp3d2 है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल टोटल होंगे 6 होंगे, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल इसका होगा, एक लोन पेयर आ गया फिर स्क्वायर पिरामिडल, फिर 2 लोन पेयर आ गया फिर स्क्वायर प्लेनर। उसी तरह से है ये 7 वाला sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल, एक लोन पेयर आ गया तो हो जाएगा, बस इसमें एक ही है यही डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। देखते हैं जैसे सीसॉ है जो शेप है क्या होता है। देखो एक होता है ना पार्क में जो झूले होते हैं कि एक बच्चा इधर बैठता है फिर ऊपर जाता है फिर एक बार नीचे आता है, तो इसको बोलते हैं सीसॉ, ये शेप होता है। और जो यहाँ पे टी शेप दे रखा है वो भी देखेंगे। देखो ये है sp3d का, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 है, ठीक है, लोन पेयर 0 है तो फिर हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यानी कि बॉन्ड पेयर 5 है, लोन पेयर 0, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, ये है, ठीक है। एक प्लेन में जो है 3 है और 2 जो है वो परपेंडिकुलर होंगे, ये है। अगर एक लोन पर आ गया, ये फर्स्ट लोन पर अगर आ गया तो देखो याद मत करो, बस समझ लो इसको अच्छे से, बस मेमोरी में बैठा लो, तुरंत इसको आप क्लिक कर जाओगे एग्जाम में। एक लोन पर आने से यहाँ पे लोन पर आएगा और अब इसका शेप जो होगा सीसॉ होगा, यानी कि ऐसे समझ लो ऐसे, ठीक है। एक बच्चा इधर कूद रहा है इधर, तो ये होता है सीसॉ एक लोन पेयर से। अगर 2 लोन पेयर आ गया तो फिर ये इस साइड ऐड होगा, फिर इसका स्ट्रक्चर जो है डिस्टॉर्टेड टी शेप, यानी कि एग्जैक्ट टी शेप नहीं होगा, बस थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होगा, ठीक है। 2 लोन पेयर होंगे इन कारण, और इसका एग्जाम्पल भी देखते जाओ। फिर ये है कि अगर 3 लोन पेयर आ गया तो फिर होगा लीनियर। तो एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कभी भी अगर 3 लोन पेयर कर आ रहा है, ठीक है, तो याद कर लो उसका स्ट्रक्चर हमेशा लीनियर ही होगा, ठीक है। सो 3 लोन पेयर देखते ही समझ जाओ कि लीनियर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अब ये है हाइब्रिडेशन ऑर्बिटल जो 6 हो तो क्या होगा sp3d2 हो तो ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि 4 एक प्लेन में होगा और 2 जो है परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 6। अगर एक लोन पेयर आ जाए तो फिर क्या होगा स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। ऊपर से एक हटा देंगे इसको तो बच जाएगा स्क्वायर पिरामिडल एक लोन पेयर पे। अगर 2 लोन पेयर आ गया तो फिर दोनों ऊपर वाले हटा देंगे, बस एक प्लेन में 4 एटम होंगे तो ये होंगे स्क्वायर प्लेनर। तो बस ऐसे आप इस ऑर्डर में याद करो तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि कैसे इसको रिमेंबर करना है, ठीक है। बस देखो लास्ट टॉपिक है हाइब्रिडेशन फ्रॉम दी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से कैसे, ये जो है ऑर्गेनिक के अंदर इसको यूज़ करते हैं कि आपको दे देंगे स्ट्रक्चर और बताएंगे कि इसका हर एक कार्बन का आप बताओ हाइब्रिडेशन क्या होगा। देखो अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है यानी कि हाइब्रिडेशन sp होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड है यानी कि हाइब्रिडेशन sp2 होगा, 4 सिग्मा बॉन्ड है यानी कि हाइब्रिडेशन sp3 होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 हाइब्रिडेशन है, 4 अगर बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड तो हाइब्रिडेशन sp3, यहाँ पे है 1 2 3, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लेना एक को अच्छे से हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लो पाई बॉन्ड को यहाँ पे नहीं लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड, जैसे यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, तो 1 2 3 यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड है यानी कि sp2, इस तरह से करेंगे, ठीक है। अब ये है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कैलकुलेट करने का। जैसे sp है तो sp के अंदर एस का करेक्टर कितना है, बस आप ऐसे समझ लो परसेंटेज। तो टोटल कितना ऑर्बिटल है 2, हमको निकालने कितने का है 1 का, तो 1/2 × 100 यानी कि 50%। ये sp2 यानी कि देखो टोटल ऑर्बिटल कितने 3, हमको निकालना किसका है इसका एस का, यानी कि 1/3 × 100 तो हो जाएगा 33%। उसी तरह से sp3 का है तो एस का है 1 और p का है टोटल 4, मतलब टोटल ऑर्बिटल कितने हैं 4 है, तो इसको 25% हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे इधर जाएंगे तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर जो है वो डिक्रीज कर रहा है, और परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी पे,
ठीक है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगा उतना ही ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एस्केलेटर होगा। तो अब हाइब्रिडेशन देख लेते हैं एनसीईआरटी से एक बार। देखो तो जो यहाँ पे किसने हाइब्रिडेशन इंट्रोड्यूस किया है, तो वो था हमारा पॉलिंग ने इंट्रोड्यूस किया था हाइब्रिडेशन को। हाइब्रिडेशन में क्या करते हैं, जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं कंबाइन करते हैं और एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिट बनाते हैं जिसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडेशन का डिफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, बहुत सारे ऑर्बिटल इंटरमिक्स करते हैं जिनकी हल्की सी एनर्जी डिफरेंस होती है, ऑलमोस्ट सेम ही होती है, और अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ताकि फॉर्म कर पाएँ एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल को जिनका एनर्जी भी सेम हो और शेप भी सेम हो। ऐसे को बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं, जिनकी एनर्जी सेम होते हैं, जिनके शेप सेम होंगे, और ये इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल से फॉर्म होते हैं। ठीक है, इन्हीं प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे देखा कि जो भी फीचर्स क्या हैं हाइब्रिडाइजेशन के, तो पहला फीचर्स ये है कि जितना मेरा एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगा उतना ही मेरे हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड होंगे। पहला ये है। दूसरा क्या है, दूसरा है कि जितने भी आपके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे सबके एनर्जी सेम होगा और शेप सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है कि जो भी मेरे हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे बहुत इफेक्टिव ये स्टेबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, जो कि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम हाइब्रिडेशन करते हैं ताकि स्टेबल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर पाए। थर्ड, जो भी मेरे हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं स्पेस में खुद को ऐसे डायरेक्शन पोजीशन एक्वायर करते हैं ताकि जो रिपल्सन जो है इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में वो मिनिमम हो, रिपल्सन मिनिमम हो और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो, स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाए। ठीक है, अब क्या क्या कंडीशन है मेरे हाइब्रिडेशन के लिए, तो हाइब्रिडेशन के पहला कंडीशन जो ये है कि ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम हाइब्रिडाइज्ड। तो किसका हाइब्रिडेशन होता है, तो जो भी मेरे ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं वैलेंस शेल के अंदर उनका हाइब्रिडेशन होता है। सेकेंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑर्बिटल्स इन्वॉल्विंग हाइब्रिडेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो कि हाइब्रिडेशन करने जा रहे हैं सबका एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। फिर प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ नॉट एसेंशियल। देखो ये बहुत अच्छा लाइन दे रखा है, आप उसको समझना जरूरी है कि ये नेसेसरी नहीं है कि हमारे इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेशन करना पड़े हाइब्रिडेशन करने के लिए। ठीक है, वो ये लिख रखा है कि ये जरूरी नहीं है कि बिना एक्साइटेशन के भी हाइब्रिडेशन हो सकता है। फिर ये भी नेसेसरी नहीं है कि मेरा हाफ फील्ड ही हो तब भी हाइब्रिडेशन होगा, हाफ फील्ड और फुल फील्ड कोई हो उसका हाइब्रिडेशन हो सकता है। तो ये बहुत अच्छे पॉइंट से क्वेश्चंस आएगा, तो इसी से आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन नहीं कराने वाला हूँ ठीक है, क्योंकि मैंने अच्छे से डिटेल में सारी बात कर लिया है। अभी यहाँ पे हम बस देख लेते हैं कि जो ये डी ऑर्बिटल में कुछ दे रखा है बात, जैसे एनर्जी ऑफ 3D ऑर्बिटल जो है ये कंपेरेबल होता है 3s से 3p से। तो अभी बताया कि जो भी मेरा ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उनके एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए। तो 3D जो है ऑर्बिटल्स इनका एनर्जी और कंपेरेबल होता है 4s से और 4p से। तो देखो 3D जो है 3s और 3p ये तीन हाइब्रिडेशन फॉर्म कर सकता है आपस में कंबाइन होकर, ये तीनों ही हाइब्रिडेशन कर सकते हैं। और या बोलो 3D 4s 4p ये आपस में हाइब्रिडेशन कर सकते हैं। 3p 4s आपस में हाइब्रिडेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनका जो है वो एनर्जी के ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे जो है टेबल में थोड़ा सा देख लो। देखो मेन जो इंपॉर्टेंट है ये है, देखो DsP2 जहाँ आए ठीक है वहाँ पर मैक्सिमम चांस है कि स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक है, बाकी सब सिमिलर जब में सब कुछ हम लोग देख के आई गए। ठीक है, और देखो अब क्या कहना है एनसीईआरटी में ये चीज़ अच्छा नहीं है। आपको जो ये फॉर्मेशन पढ़ना है PCl5 का फॉर्मेशन और ये सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन, ये आपकी कोऑर्डिनेशन का मामले बहुत डिटेल में मैंने भी वीडियो बना रखा है प्रॉपर, वहाँ पे पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ना ही नहीं। लेकिन यहाँ पे दे रखें तो आप मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको आप अभी मत पढ़ना, अच्छे से जो कोऑर्डिनेशन कवर में पढ़ना है वहाँ पे पढ़ना अच्छे से। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखो नाम क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि यहाँ पे हम जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल आपने पढ़ा था वैसे यहाँ पे अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके कुछ इसके फीचर्स दे रखे हैं, ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल से आपको कंपेयर करेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। तो अब आप बस कुछ नहीं करना है, दोनों को कंपेरिजन करते चलो और आपके बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट मिलेंगे। देखो बहुत ईजी है, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा अभी। ठीक है, तो पहला फीचर्स क्या है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे एटम्स के अंदर जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर, वैसे ही मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बस इसके ठीक अब अपोजिट कर दीजिए, बिल्कुल सपोज सेम मिलेगा सब कुछ। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड बोल रहा है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ऑफ कंपेरेबल एनर्जी, यानी कि ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिसका एनर्जी जो है वो मतलब सिमिलर हो और साइमेट्री में प्रॉपर साइमेट्री में हो, ये कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। तो पहला हो गया। दूसरा हो गया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से होता है जिसका एनर्जी सेम हो और साइमेट्री प्रॉपर हो।
थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है, थर्ड पॉइंट दे रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन इन द एटॉमिक ऑर्बिटल इन्फेस्ड बाय वन न्यूक्लियस, एक एटम के अंदर जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनको कौन अटैक करेंगे, न्यूक्लियस अटैक करता है एक ही। लेकिन एक मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जितने भी हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई होंगे। जैसे H2O है तो मतलब एक मॉलिक्यूल में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई होंगे और यहाँ पे जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस अटैक करेंगे। डिपेंड करता है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने ज़्यादा एटम है उतनी ज़्यादा यहाँ पे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। दोनों में डिफरेंस हो गया, एटम मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल में और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। यही बात है यहाँ पे कि एटॉमिक ऑर्बिटल में मोनोसेंट्रिक बोला जाता है, यानी कि इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है। लेकिन वहीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर आपको बोलते हैं पॉलीसेंट्रिक, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दे रखा है कि द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो जितनी आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल जस्ट पढ़ेंगे हम उसके बारे में डिटेल में, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड होंगे, जैसे हम हाइब्रिडेशन में पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो आगे दे रखा है कि व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करता है तो ये फॉर्म करता है दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कर सकते हैं। तो अब हमको यहाँ से पढ़ना है बस दो टाइप की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, दो टाइप की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हमको बस दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ना है और अब से क्या करेंगे दोनों को कंपेयर करते चलेंगे हम। ठीक है, अगला पॉइंट देखा है दी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उनका एनर्जी कम होता है। देखो ध्यान से पढ़ो, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इनका एनर्जी कम होता है, एनर्जी कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कंपेरिजन में। फिर नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, अब यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में कंपैरिजन है कि जो इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी है ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस इज एन एटम, वो एटॉमिक ऑर्बिटल में से बताते हैं। डिफिनीशन दे रखा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है कि किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी है फाइंड होने का न्यूक्लियस के अराउंड, वो होता है मेरा एटॉमिक ऑर्बिटल। उसी तरह मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी है फाइंड होने का अराउंड द न्यूक्लियस, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो कुछ नहीं है, आपको इन सारे पॉइंट बस आपको एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में कंपैरिजन दे रखा है। ठीक है, फिर वैसे ही है कि जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल को हम फिलिंग करते हैं तो अबाव प्रिंसिपल से, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल से और हुंड्स रूल से, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने पढ़ रखा होगा। तो सेम यहाँ भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फिलिंग भी ऐसे ही होता है। तो ये कुछ 8 पॉइंट थे गिने चुने, बहुत इजी पॉइंट है, कुछ खास नहीं, इसमें आप पढ़ोगे बहुत आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि फॉर्मेशन कैसे होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखो आपने पढ़ा है कि दो टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, याद करो, एक है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का स्टेबिलिटी ज़्यादा है और एनर्जी उसका कम होता है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल होता है। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो देखो पहले आपको एक देख लो यहाँ पे कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं वेव फंक्शन के फॉर्म में, जिसका सिंबल है साई। ठीक है, और ये आया था टर्म कहाँ से, तो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आया था। अब देखो जो फॉर्मेशन होता है मेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सोच के देखो क्या है, अभी आपने पढ़ा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल से, कैसे, जिनके मेरे एनर्जी भी सेम होते हैं और साइमेट्री होते हैं, वो सारे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, पास में इसको बोलते हैं LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल में क्या दे रखा है कि कोई भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लो। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल ले लिए, दो एटम है इसमें A और B, इसमें आपके एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और उस एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं साई A साई B से। ठीक है, और हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है किसका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। तो जो यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होगा इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरा जो भी फॉर्म होगा, अगर वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो उनको लिखेंगे साई A प्लस साई B। अगर वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, देखो यहाँ पे जो आपको स्टार दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एस्टेरिस्क। ठीक है, तो इसको ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे होगा, जो भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो साई A प्लस माइनस साई B होगा। ठीक है, तो ये मेरा दोनों हो गया। आगे पढ़ते हैं, जो सिग्मा फॉर्म्ड होगा, ये क्या सिग्मा है और ये सिग्मा स्टार बोलो या एस्टेरिस्क बोलो, बात ठीक है सेम ही है। तो जो सिग्मा फॉर्म्ड हो रहा है मेरा, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फॉर्म हो रहा है, और जो सिग्मा एस्टेरिस्क फॉर्म हो रहा है ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फॉर्म्ड होगा। और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा इसमें कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगा और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपकी डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होंगे।
और इसको प्लस माइनस दोनों से साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि बॉन्डिंग हुआ तो पॉजिटिव है और एंटी बॉन्डिंग हुआ तो निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये आपके बॉन्डिंग मोलिकुलर और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर अब यहाँ से कंपेरिजन शुरू होगा। तो ध्यान से देखिए, चलो देखो, सबसे पहले आपको इसको समझने आना चाहिए। ये क्या है, ये जो है आपके पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके हमारे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कर रहे हैं। फिर से बोल रहे हैं, ये क्या है, आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये क्या है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके आपकी दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कर रहे हैं। अभी आपने पढ़ा था कि नंबर ऑफ जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतना ही मेरा एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कहाँ पे था ये पॉइंट। ठीक है, तो सेम यही बात है, दो अगर एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो दो मेरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड होंगे। अब एनर्जी इंक्रीजिंग, इनका जो है ये है इनका पेरेंट एनर्जी। तो जो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, अभी आपने बोला कि अब ये ज़्यादा स्टेबल होगा तो इसका एनर्जी कम होगा। तो ये मेरा पेरेंट एटम का एनर्जी है, इसका एनर्जी जो है कम होगा। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO का कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो साई ए प्लस साई बी से रिप्रेजेंट करेंगे। प्लस होगा, लोअर एनर्जी होगा और ज़्यादा स्टेबल होगा। जो अपना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये इसका एनर्जी जो है पेरेंट एटम से ज़्यादा होगा। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और इसकी एनर्जी ज़्यादा होगा। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको आप सिग्मा स्टार सिक बोल दो। ठीक है, हम सिग्मा स्टार बोल के निकल जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करता है, साई ए माइनस साई बी होगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपको लगातार जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस को समझना है। तो पहला ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होता है, ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होता है। इसमें प्लस साई ए साई बी होगा, यहाँ पे साई ए माइनस साई बी होगा। अब देखो अगला डिफरेंस दे रखा है, जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है ये आपके हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो ये ब्लू कलर से हाईलाइट कर रखा है ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो तो पहला दे रखा है कि इनका ओवरलैपिंग दो टाइप से हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। जो मेरा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इनका फॉर्मेशन जो होता है कब होता है, 2 इलेक्ट्रॉन वेव ऑफ द बॉन्डिंग एटम्स जब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस करते हैं तब इनका फॉर्मेशन होता है। द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस से, जो हमने अभी देख क्या है। जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इनका फॉर्मेशन होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस से। नेक्स्ट देर का डिफरेंस कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मेरा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, वो लोकेटेड होता है बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम। ठीक है, देखो ध्यान से मैं समझा रहा हूँ आपको। देखो ये आपका एक हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जैसे आप इसको देखो जैसा समझ में आएगा, यहाँ पे आपके दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। ठीक है, और ये रेगुलर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बीच में एब्सेंट है। बीच में आपको यहाँ पे नोडल प्लेन दिख रहा है, यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 एब्सेंट है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियस के अपोजिट है। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आओ देखते हैं। तो क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा बिटवीन द न्यूक्लियस के बीच में, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन होता है। रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्लियाई इज वेरी लेस, ताकि जो है मेरा न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन बहुत कम हो जाए। लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर आपका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है लोकेटेड होता है अवे फ्रॉम द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियस के अपोजिट होता है, और यहाँ पे बीच में नोडल प्लेन होता है और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होता है। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, अच्छे से देख लो। जो आपका ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में प्रेजेंट है, और ताकि रिपल्सन जो है कम हो, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपोजिट में ज़्यादा प्रेजेंट है, और बीच में एक नोडल प्लेन है। ये जो आपको दिख रहा है ये नोडल प्लेन है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एब्सेंट है। ठीक है, और यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होता है इसलिए अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो फिर अब कहाँ पे थे हम लोग। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है लोकेटेड होता है अवे फ्रॉम द स्पेस। ठीक है, हाँ ये हो गया। फिर इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टेंड्स टू होल्ड द न्यूक्लियस टुगेदर। देखो ये है कि भाई जो बड़े बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस को एकदम होल्ड कर रखेंगे और स्टेबलाइज करेंगे न्यूक्लियस को। ठीक है, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर हमेशा ये पोजेस करता है लोअर एनर्जी। मैं कब से बोल रहा हूँ कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी कम होगा, ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होगा, हमारा यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स जो हैं उतना स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा मेरा होता है, क्योंकि बीच में जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में नहीं है न्यूक्लियस के बीच में, तो ज़्यादा रिपल्सन होता है। यहाँ पे ज़्यादा रिपल्सन होने के कारण यहाँ पे मेरा एनर्जी जो है ज़्यादा होता है और स्टेबिलिटी जो है कम होता है। तो आपको बस यहाँ पे है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच में डिफरेंस दे रखा है, जो कि बहुत आप इजीली समझ ले रहे हो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दे रखा है एनर्जी ऑफ द
एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इज राइज्ड अबव दी, हाँ जो आपको इसमें दिख रहा होगा, जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है इसका एनर्जी जो है वो पेरेंट एटम से भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ये भी रखा है, द एनर्जी ऑफ द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज राइज्ड अबव द एनर्जी ऑफ द पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, द एनर्जी ऑफ द बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज, हाँ देखो वही बात है कि जो एंटी बॉन्डिंग का है एनर्जी ज़्यादा होगा और बॉन्डिंग का मेरा पेरेंट एटम से कम होगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हो गया। नेक्स्ट दे रखा है, ये बहुत अच्छा पॉइंट दे रखा है, द टोटल एनर्जी, एक मिनट, दे रखा है कि द टोटल एनर्जी ऑफ द टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रिमेन्स द सेम एज डेट ऑफ द ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल। बोल रहा है कि जो आपकी ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो फाइनल जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा उनका भी एनर्जी सेम होगा, एनर्जी का चेंज नहीं होगा, एनर्जी का कंजर्वेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि देखो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अब पढ़ लिए कि हाँ कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, बीएमओ एमएमओ। लेकिन कौन कौन से कंडीशन है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तभी जाके मेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, बिना इनके नहीं हो पाएगा। तो कौन सा कंडीशन है, पहला कंडीशन है कि दी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम और नियरली सेम एनर्जी। जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, मैंने पहला पॉइंट था यहाँ पे कि सबका एनर्जी सेम होना चाहिए, साइमेट्री होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1s जो है कैन कंबाइन विथ अनदर 1s। ठीक है, दो 1s कंबाइन करके एक आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन 1s जो है 2s से कंबाइन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, ये सर्टन क्वेश्चन में आ सकता है, बिकॉज दोनों के बीच में एनर्जी गैप ज़्यादा है। फिर द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम साइमेट्री। देखो आपको पहला लाइन ही एनसीईआरटी में दे रखा था, यहाँ पे पहला लाइन दे रखा था कि जब भी मेरे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करने के लिए तो उसका एनर्जी भी सेम होता है और साइमेट्री होना चाहिए। वही बात यहाँ भी दे रखा है, कंडीशन में भी रिपीट कर रहा है कि पहला कंडीशन एनर्जी सेम होना चाहिए, दूसरा कि साइमेट्री होना चाहिए। और बाई कन्वेंशन हम जेड एक्सिस को लेते हैं, अपना मॉलिक्यूलर एक्सिस लेते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि दी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव ओवरलैप दी मैक्सिमम एक्सटेंट। देखो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा एक्सटेंट तक ओवरलैपिंग होना चाहिए। जितने भी मेरे जैसे ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल दो कंबाइन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा, तभी जाके मेरा स्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ही ज़्यादा मेरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, उतना ही स्टेबल मेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, कितने टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, तो आपने तो पढ़ लिया कि हाँ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, लेकिन इनसे जो फॉर्म होगा वो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड फॉर्म होगा। अभी हम यहाँ पढ़ते हैं सिग्मा बॉन्ड के बारे में। देखो जो सिग्मा बॉन्ड है आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं अराउंड दी बॉन्ड एक्सिस। देखो अभी आपको मैं बता रहा हूँ कैसे, बहुत अच्छा पॉइंट दे रखा है ये डिफरेंस, ध्यान से पढ़ो। जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं इनमें क्या होता है, सिमेट्री होता है अराउंड दी बॉन्ड एक्सिस, वाइल पाई बॉन्ड जो हैं उनमें जो है सिमेट्री नहीं होता है। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब सिंपल है। देखो यहाँ पे आपकी 1s दो 1s जो आपके कंबाइन कर रहे हैं और यहाँ फॉर्म कर रहे हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, और दोनों जो है सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है, आपने पढ़ा भी जस्ट अभी, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे मेरा सिग्मा टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ भी देख लो, नीचे भी देख लो, यहाँ पे अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मेरा जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस लें तो देखो टू जूम कर दिए, ये अगर मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो जेड एक्सिस है तो 2p जेड और 2p जेड दो जो है कंबाइन करेगा और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा और यहाँ पे बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। दोनों केस में तुम देख लो हमारा सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म हो रहा है, यहाँ भी चाहे एस कंबाइन कर ले, ठीक है, और यही कर ले, सब में जो मेरा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन सब में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सिग्मा बॉन्ड के अंदर में पढ़ना पड़ रहा है कि सिग्मा बॉन्ड के अंदर सिमेट्रिकल होता है अराउंड दी बॉन्ड एक्सिस। देखो अगर आप इस बॉन्ड एक्सिस देखो तो सिमेट्रिकल है, ऊपर पॉजिटिव फिर नीचे पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, यहाँ भी देखो तो पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ भी तुम देखो तो वो ऊपर निगेटिव नीचे निगेटिव पॉजिटिव, तो ऐसे ये जो है अराउंड दी बॉन्ड एक्सिस सब सिमेट्रिकल है। तो सिग्मा बॉन्ड यही बोल रहा है यहाँ पे कि लाइन, कहने का मतलब ये है कि जो भी मेरे सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं ये सिमेट्रिकल होते हैं अराउंड दी बॉन्ड एक्सिस। लेकिन अभी जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लो पाई बॉन्ड का, ये जो है आपके बॉन्ड एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल नहीं है, ऊपर पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, फिर यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे देख लो ये जो है आपके सिमेट्रिकल नहीं है, ऊपर पॉजिटिव इधर नीचे नेगेटिव है। तो ये बहुत अच्छा लाइन दे रखा है कि जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं ये सिमेट्रिकल होते हैं, जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं ये सिमेट्रिकल नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, जैसे 2px और 2py। देखो जो एक्सिस है तो वो मतलब जेड एक्सिस है,
इनसे जो मेरा फॉर्म होगा ये सिमेट्रिकल नहीं होगा अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। क्यों नहीं होगा? बिकॉज प्रेजेंस ऑफ द पॉजिटिव चार्ज लोब अबव एंड नेगेटिव चार्ज लोब बिलो द मोलिकुलर एक्सिस। देखो सिंपल, ये है मेरा मोलिकुलर एक्सिस, मोलिकुलर प्लेन, ऊपर क्या है पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, तो सिमेट्री नहीं हुआ। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, फिर सिमेट्री नहीं हुआ। तो ये इनका रीज़न है। और लास्ट पॉइंट है कि जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हैं मेरे, इनमें नोडल प्लेन प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे ये एक नोडल प्लेन प्रेजेंट है। इस नोडल प्लेन का मतलब ये हुआ कि ये हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है अब एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में बोल रहा है। देखो एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में मैंने आपको बहुत मस्त ठीक बता रहा हूँ, अच्छे से इसको याद कर लेना, नोट कर लेना, इससे बेस्ट आपको कोई नहीं बता सकता। ठीक है, ये क्वेश्चन तो सारे एग्जाम में आए भी हुए थे, मैं आपको दिखा भी दूंगा। देखो अगर मेरा एटॉमिक नंबर 7 से ज़्यादा वाले हम मॉलिक्यूल्स का लीड है, जैसे कि फ्लोरीन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, इनका 9 है, इनका 8 है, तो अगर 7 से एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उनके लिए वैलिड है, या टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा है उनके लिए वैलिड है, तो इनका जो है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। इसको हम और बोल सकते हैं विदाउट 2s2p मिक्सिंग। क्या इनको हम बोल सकते हैं विदाउट 2s2p मिक्सिंग बोलते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइनें याद कर लो, मैं दिखाऊंगा आपको, विदाउट 2s2p मिक्सिंग। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को कहीं कहीं जगह एनसीईआरटी में विदाउट 2s2p मिक्सिंग लिख रखा है। तो जब इनका ओवरलैपिंग होगा तो कैसे होगा, आपको ये एग्जैक्ट ऑर्डर याद करना है। देखो पहले तो जब इनका ओवरलैपिंग होगा तो 7 से ज़्यादा वाले में क्या होगा, 7 से कम वाले में क्या होगा। एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ये वैलिड होगा। और ये आपके 2023 का क्वेश्चन भी था, मैं आपको दिखाया था स्टार्टिंग में ही। देखो जो यहाँ पे आपकी ऑर्डर जो है ये सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s ये आपकी सेम रहेंगे, चाहे वो 7 वाला हो या 7 से ज़्यादा हो। डिफरेंस कहाँ पे होगा पी वाले में। पी वाले जो हमारे होंगे वहाँ पे सिग्मा 2pz पहले होगा, फिर सिग्मा 2px और पाई 2py उसके बाद होगा। लेकिन अगर मेरा यहाँ पे एटॉमिक नंबर 7 है या 7 से कम है, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन 40 इलेक्ट्रॉन से उतना है या उससे कम है, जैसे कि बोरोन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, उस केस में क्या होगा, आपको 2px और 2py पहले होगा और 2pz बाद में होगा। 2px 2py पहले होगा, 2pz बाद में होगा। एनर्जी हम इस ऑर्डर में सबको लिख रहेंगे। तो ये तो आपको सेम ही रहता है, इस वाला हमेशा सेम ही रहता है, डिफरेंस होता है पी वाले में। तो आपको एग्जैक्ट ये 2023 का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इसको याद कर लो। ठीक है, एग्जाम्पल याद कर लो, 7 से कम होगा तो ये वाला होगा, और 7 से ज़्यादा होगा तो ये वाला होगा। ठीक है, 2pz हमारा अगर 7 से एटॉमिक नंबर ज़्यादा वाले का है तो 2pz पहले आएगा, और फिर अगर 7 से कम है या 7 है तो उससे में 2pz बाद में आएगा, 2pz बाद में, उसके पहले 2px और 2py आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपके एग्जांपल दे रखे हैं, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, सब में ये वैलिड होगा, सब में वैलिड होगा। ये क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, तो यहीं यहाँ पे डिफरेंस आप दे रखा है कि एनर्जी ऑफ 2pz मॉलिक्यूल्स, अगर मेरा ये 7 है या 7 से कम है, इन सब के लिए लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, उनके लिए जो है हमारा एनर्जी जो है 2pz का हाइयर होता है देन दी 2px 2py। यही डिफरेंस भी है और इनसेट में खुद भी दे रखा है। देखो यहाँ पे 2px का जो है एनर्जी ज़्यादा होगा 2px और 2py से। ठीक है, यही डिफरेंस है, 2pz ज़्यादा होता है, यहाँ पे 2pz कम होता है। ठीक है, और इसको बोलेंगे विदाउट 2s2p मिक्सिंग, और ये है विथ 2s2p कॉम्बिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ बहुत मस्त ट्रिक है, अब ध्यान सुनो, बहुत आपको हेल्प होगा। अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स की, तो NB बोलेंगे नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल को, Na बोलते हैं नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को। अगर हमारा NB यानी कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ज़्यादा हैं, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल ज़्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो मॉलिक्यूल्स मेरा स्टेबल होगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ बॉन्ड इन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल अगर कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग में, तो ये अनस्टेबल होगा। तो कोई मॉलिक्यूल स्टेबल कब होता है, जब उसका इलेक्ट्रॉन्स जो है बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ज़्यादा हो, तब। ठीक है, अब देखो आपको क्या होता है कि एनसीईआरटी में क्या हुआ है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन इसी पे आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं, डाइपोल मोमेंट पे, बॉन्ड ऑर्डर पे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, आपको कोई भी यहाँ पे जैसे एग्जांपल देंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन देंगे, इनका बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी में गिवन भी है, निकाल के अलग अलग से। देखो पहले बॉन्ड ऑर्डर जब हम पढ़ रहे तभी हम ये बताते हैं कि आपको लास्ट में बताऊंगा बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है। तो ये 1/2 द डिफरेंस बिटवीन, देखो 1/2 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग, उन दोनों को माइनस करेंगे, उसका हाफ कर देंगे तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन इतना करना नहीं होता, एग्जाम में आपको यही करना है।
करना कैसे है, देखो आपको जो है बस ये याद रखना है कि जो 14 एटॉमिक नंबर है उसको पकड़ लेना है। जो 14 एटॉमिक नंबर नहीं, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स मेरे 14 है, ये किसके लिए वैलिड है, इफ़ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 8 से 20। अगर आपकी कोई भी, अभी मैं एग्जांपल करके बताऊंगा आपको, कोई भी अगर मॉलिक्यूल है जिसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है 18 से 20 है, उसके लिए वैलिड है। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है, उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा और वो डायमैग्नेटिक हो। देखो जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे इवन है वो डायमैग्नेटिक होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑड हैं तो पैरामैग्नेटिक होते हैं। एग्जांपल में एक्सेप्शन में है 10, 16, 32। 10, 16, 32 ऐसे हैं जो कि आपके इवन तो हैं लेकिन ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शन है, उसको वाला याद कर लेना। तो देखो अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, डायमैग्नेटिक होगा। अब इससे आप इधर कम करते चलो, अगर 14 से 13 पे आओगे तो 0.5 कम करो, फिर 0.5 कम करो, फिर 0.5 कम करो, फिर 0.5 करो, 0.5, फिर 0.5। अगर 14 से फिर 20 पे जा रहे हो तो इधर ये भी 0.5 कम करते चलो, सॉरी यहाँ से 0.5 कम करते चलो, 0.5, फिर 0.5, 0.5। तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो अब बस कुछ नहीं करना है, बस इतना याद करना है कि जो आपका है, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स मेरे 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अगर ऊपर जाएंगे तभी 0.5 कम करते जाना है, नीचे जाएंगे तभी आपको 0.5 जो है कम करते जाना है। तो आपको ईजिली याद हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, तुरंत सेकंड में 14 लिखे और कम करते चलो, आसपास में ही होगा, तुरंत आपको निकाल लोगे कि हाँ इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल करके दिखाऊंगा। अगर आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 0 से लेके 8 तक है तो क्या करना है, तब जाके बॉन्ड ऑर्डर को आप रट लो। मैंने भी ऐसे रटा था 0.51, 0.50, 0.51, 0.50, ऐसे टेबल की तरह याद कर लो। 0.51, 0.50, 0.51, 0.50। बस तुरंत आपको कोई भी जैसे मोलिक्यूल एग्जांपल एनसीईआरटी में सारे गिवन है, मैं वहाँ पे करूँगा नहीं, अभी देख लो। हाइड्रोजन का गिवन है H2, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 होगा। बस आपको करना है क्या, 0.51, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा और इवन है तो डायमैग्नेटिक होगा। अगर He+He2 है, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन 4 है, तो 0.51, 0.50, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, यानी कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कहानी खत्म। Li+2 यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 0.51, 0.50, 0.51, यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा, या और इवन है तो डायमैग्नेटिक होगा। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 16 है, सॉरी अगर C2 है, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन 12 है, तब क्या होगा, 14 का तो 3 होता है, 0.5 कम करो 2.5 हो जाएगा, और 0.5 कम करो तो 2 हो जाएगा, तो 12 का आपका 2 होगा बॉन्ड ऑर्डर, और ये इवन है तो डायमैग्नेटिक होगा। अब एग्जांपल में आप देख लो O2, इसका एग्जांपल तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं भी आपको बताऊँगा। O2 है, टोटल इलेक्ट्रॉन 16 है, 14 का तो 3 होता है बॉन्ड ऑर्डर, ये 2.5 कम किए, फिर 2.5 कम किए, 16 हो जाएगा, लेकिन ये डायमैग्नेटिक नहीं होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। याद कर लो, सुपर ऑक्साइड, O2, ये सारे यहाँ पर अपने पैरामैग्नेटिक होते हैं। 10, 16, 32 ये इवन भी हैं, लेकिन इवन टोटल इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो ये O2 का एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको वही यहाँ पे गिवन है सारा, ठीक है, कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, अगर मेरा पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है, तो स्टेबल होगा। वो अपने पर क्या है, जिसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग माइनस, सॉरी अगर कम है, ज़्यादा है एंटी बॉन्डिंग से, तो ये स्टेबल होगा। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव आ गया और 0 आ गया तो ये अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो यानी कि बॉन्ड ऑर्डर मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन स्टेबल कौन सा होगा, पॉजिटिव वाला होगा। निगेटिव है या 0 है तो अनस्टेबल होगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेचर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, जितना बॉन्ड होगा उतना नंबर बॉन्ड होगा। बॉन्ड लेंथ जितना, देखो ये तो मैंने आपको रटवा दिया, देखो याद कर लो, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, उतना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगा, उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, उतना ही ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगा, और उतना ही बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। फिर यहाँ से मैग्नेटिक नेचर निकाल सकते हैं। अभी तो मैंने देख लिया डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्या होता है, जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करे। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करे, ठीक है। अब मैं आपको ये एग्जांपल नहीं कराने वाला हूँ। H2 अब देख लो, मैंने अभी खुद करा दिया कि हाँ ये सब हम लोग करना ही नहीं है, इतना कौन मेहनत करेगा यार, सिंपल लिख दो। कितना टोटल इलेक्ट्रॉन इसके कितने हैं, 2 हैं, तो 0.51 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब सारा नेचर भी याद कर लो, तुरंत हम निकाल सकते हैं। ये एग्जाम्पल है, ये इस साल 2024 का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कार्बन मॉलिक्यूल्स का देखो टोटल 12 होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 होता है, हम निकाल लिए थे। ये डायमैग्नेटिक होता है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसके दोनों बॉन्ड ही पाई बॉन्ड होते हैं। देखो आपने अभी तक जितना पढ़ा, 2 बॉन्ड है तो एक सिग्मा होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। C2 के अंदर दोनों बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द प्रेजेंस ऑफ द 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 पाई बॉन्ड होते हैं इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। देखो ऑक्सीजन जो है इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 16 हैं, तो अब मेरा तो रूल ये है कि इवन है तो ये डायमैग्नेटिक होगा, लेकिन ये इकलौता एक्सेप्शन है कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 16 भी हैं लेकिन ये पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, और देखो मैंने बोला था ना कि आपको अगर बॉन्डिंग बीएमओ है तो विथ 2s2p मिक्सिंग होगा, अगर एंटी बॉन्डिंग है तो विदाउट 2s2p मिक्सिंग होगा। तो ये वर्ड एनसीईआरटी का गिवन है तो इसको मत मिस करना। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इजी है। देखो इसमें क्या नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये क्या होता है कि जब ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शिफ्ट कर जाते हैं टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में एटम के अंदर। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है और कोई ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जैसे कि फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कोई हो गया, तो क्या होगा कि हाइड्रोजन में जितने भी इस कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स थे वो यही कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान से सुन लो, जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे ये शिफ्ट हो जाएंगे आपके जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके पास। तो क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो गए, तभी इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पार्सली निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस हाइड्रोजन एटम में पार्सली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पार्सली पॉजिटिव चार्ज होने के कारण क्या होता है, अब ये किसी और भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से एटम से कंबाइन हो सकता है। अब ये जो है किसी और, जैसे फ्लोरीन यहाँ पे है, उससे कंबाइन कर सकता है क्योंकि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ईजिली कंबाइन कर देंगे। तो यही होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, पूरा मैकेनिज्म बिल्कुल आपको यहीं पढ़ना है। ठीक है, तो वही होता है कि जो पार्सली पॉजिटिव चार्ज होता है हाइड्रोजन एटम पे, ठीक है, कि सारे जो है इलेक्ट्रॉन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, तो हाइड्रोजन फॉर्म होता है मेरा। और वीकर देन दी कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड से कमज़ोर होता है, बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है HF का, जैसे यहाँ पे ये है, ये H और F है। देखो होता है क्या कि यहाँ पे बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लोरीन पे शिफ्ट हो गए। फ्लोरीन पे आ गया मेरा पार्सली नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे आ गया पार्सली पॉजिटिव चार्ज। अब ये हाइड्रोजन जिसपे पॉजिटिव चार्ज आ गया ये किसी और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, जिसको हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है मेरे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये एट्रैक्टिव फोर्स है विच बाइंड टू द हाइड्रोजन एटम ऑफ द वन मॉलिक्यूल विथ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि एटम जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन उससे कंबाइन करके ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल के से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है मेरा ऐसे। ठीक है, अब देखो कॉज क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म का, वही सेम चीज़ यहाँ पे दे रहा है कि यही मेरा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शिफ्ट हो जाएंगे। हाइड्रोजन पे आ जाएगा मेरा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, पार्सली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पार्सली नेगेटिव चार्ज, और उसी कारण से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जो मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है वो डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड पे। अगर सॉलिड स्टेट में कंपाउंड होगा तो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम होगा, अगर वहीं कंपाउंड जो है वो गैसियस स्टेट में है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिनिमम होगा। ठीक है, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप का होता है, इंटर मॉलिक्यूलर या नाम ही है इंटरनेशनल, जैसे कि किसी दो के बीच में होगा, दो मॉलिक्यूल के बीच में होगा। इंट्रा मॉलिक्यूलर एक ही मॉलिक्यूल के बीच में होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इंटर मॉलिक्यूलर तो सिंपल सा है कि हाँ जैसे आप ये HF पढ़ रहे हो, ये HF जैसे ये एक मॉलिक्यूल है मेरा HF और ये एक मॉलिक्यूल HF, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये हो गया मेरा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे। ठीक है, बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में होगा, या तो सेम कंपाउंड के मॉलिक्यूल हो सकते हैं या तो डिफरेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ये एग्जाम्पल। लेकिन जो मेरा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, ये एक ही मॉलिक्यूल, सबसे जो इसका फेमस एग्जांपल है, आपको ये ऑर्गेनिक में बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, वहाँ भी आपको पढ़ना है फिनॉल के अंदर, तो पढ़ लेते हैं कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर दो प्रेजेंट है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर तो वहाँ पे फॉर्म हो सकता है, जैसे कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अंदर होता है। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा हुआ नाइट्रोजन से, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर यहाँ पे आ जाएगा और पॉजिटिव यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है मेरा, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अंदर बन सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। अब देखो थैंक्स अलॉट। ठीक है, तो आपका यहाँ पूरा केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट होता है। मैंने बहुत अच्छे से इस पर मेहनत किया था। अगर आपको इसका PDF चाहिए, और साथ में मैं अब क्वेश्चन बैंक पे लॉन्च कर रहा हूँ। मैंने बहुत अच्छे से मतलब केमिकल बॉन्डिंग के देख लो, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं अच्छे से, मतलब अच्छे कोचिंग के टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन उठा के यहाँ पे लाए हुए हैं, और आपको 40 क्वेश्चन से आपको सारा यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 99 रुपीज़ में पूरे फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सबके NCERT हाइलाइट्स भी ले सकते हो, और साथ में सबके 40 क्वेश्चन हर चैप्टर वाइज ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने जैसे ये प्रीटेबल का मैंने सबके बना रखे हैं, तो आप ले सकते हो। ठीक है, सो थैंक्स अ लॉट। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा।